हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मैं जोरदार स्वागत करता हूं हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है भाई कि 27 तारीख को आपका मैथ का पेपर है और 22 तारीख को पहला पेपर हिंदी का है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी की पढ़ाई के साथ साथ आप जो है मैथ का भी आप पेपर देखते रहे, रिवीजन करते रहें, बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहें, क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लाते हैं, वो तो लाना ही पड़ेगा, अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ में जो अगला सब्जेक्ट है, जो अगला पेपर होने वाला है, उस विषय को भी आप ध्यान में रख के तैयारी करेंगे। बच्चा आज हम टॉप 20 क्वेश्चन 20 वो प्रश्न करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। अगर आप इन प्रश्नों को देखेंगे, आज हम जो कराने वाले हैं बार बार हर किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिलेगा। यूपी बोर्ड में 7 सेट बनता है बेटा, 7 सेट अलग अलग जिलों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस सेट में कौन सा प्रश्न फंस जाएगा, तो इसमें से ये टॉप 20 क्वेश्चन आज जो करने वाले हैं जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए आइए पहला प्रश्न आपके सामने रहा। ये लग रहा है ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये अभी फिलहाल 2022 में जो प्रश्न यहां पर ताजा है, 2022 2023 वाले प्रश्न हर हाल में करना है। 20-21 में तो पेपर ही नहीं हुआ कोरोना की वजह से, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखेंगे ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और आपको लग रहा है कि ये कैसा प्रश्न है। देखिए कुछ क्वेश्चन मैं डिफरेंट टाइप का भी कराने वाला हूं, क्योंकि हमें हर प्रकार के प्रश्नों को करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, पहला प्रश्न आपके सामने रहा, ये हर बार पूछा जाता है इस तरह के प्रश्न, ठीक है बेटा। कह रहा है कि एक समीकरण x - y + 1 = 0, एक समीकरण ये है, साथ में 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। देखिए ग्राफ खींचने से एक सवाल जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, हमेशा पूछा जाता है, बहुत इजी है, एकदम निंजा टेक्निक बताएंगे ग्राफ खींचने का, ठीक है। कह रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सभी बच्चों का ध्यान मैं चाहूंगा, और जो बच्चे अभी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए और एकदम आसान है। कुल मिला के अगर बेटा हम ये कहें कि अगर ये दो इक्वेशन है, यानी x - y + 1 को उधर कर देंगे -1, एक समीकरण एक है, पहला समीकरण हो गया बेटा, और जो दूसरा समीकरण है यानी 3x है और +2y यहाँ पर -12 बराबर को उधर ढकेल लेंगे तो +12 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कह रहा है इन दोनों सरल रेखाओं का ग्राफ ड्रॉ करिए। देखिए क्या होता है, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, इसमें कोई समस्या नहीं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इधर आप चलेंगे तो ये बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा और इधर चलेंगे तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस होगा, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जहां कट करते हैं उसको बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। ओरिजिन का निर्देशांक को आप सभी को पता है, इसको ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है बेटा ये 0,0 होता है, ये बेसिक चीजें आप सभी को पता है, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखिए मेन बात है, सबसे पहला यानी समीकरण 1 का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना, समझिएगा बेटा, समीकरण 1 का अगर आपको समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 का अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है यानी x - y = ये -1 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए एक फिक्स, यानी यहां से एक फिक्स लेंथ का आप क्या करिए भैया, पैमाना मान लीजिए, यानी यहां पर, ठीक है, ये अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है बेटा। यहां पर आप मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, और यहां पर मान लीजिए 2 मान लीजिए, यहां पर मान लीजिए 3 मान लीजिए, ये 4 मान लीजिए, 5 मान लीजिए, 6 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, ये 8 मान लीजिए, ये आप क्या करें। वाई एक्स भी वही, ये 1 है बेटा, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ठीक है, ये 1 है, -1, ठीक है, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5 होगा, ये आप सभी को पता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो इसका अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो 1,0, ठीक है, अगर निर्देशांक की बात करेंगे तो 1,0 हो जाएगा, अगर यहाँ पर हो जाएगा 2,0, इसका निर्देशांक की बात करेंगे तो 3,0, इसका निर्देशांक की बात करेंगे बेटा 4,0, यहाँ पर बात करेंगे 5,0। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, समझिएगा। इधर आप चलेंगे बेटा तो -1,0 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं, -1,0 हो जाएगा, -2,0 हो जाएगा, -3,0 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4,0। वाई एक्सिस पे चलेंगे, वाई एक्सिस पर हमेशा x कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है भाई। अगर इसका निशान देखेंगे तो 0,1 है, 0,2 है,
ठीक है बेटा, 0,2 है, यहाँ पर है 0,3 है, और यहाँ पर है 0,4 है, और यहाँ पर है 0,5। इसमें कोई समस्या? अब देखिएगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो मैं बात बता रहा हूं ध्यान से, एक्स अक्ष पर एक पॉइंट ढूंढेंगे, यानी एक्स अक्ष पर, और एक्स अक्ष पर अगर आपको बिंदु मिल जाए, और एक्स अक्ष पर हमेशा क्या होता है बेटा, y 0 होता है। पहले हम इस रेखा का हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक्स अक्ष पर हमेशा y 0 होता है, और जैसे आप y इसमें 0 करेंगे, यानी x माइनस ये 0 माइनस 1, x का मान आ जाएगा -1। अगर हम पॉइंट के रूप में देखें तो ये -1,0 हो जाएगा, और -1,0 कहाँ हो सकता है भाई, -1,0 ये, इसमें कोई समस्या नहीं। तो एक पॉइंट मिल गया हमें -1,0, जो कि यहाँ पर है ये -1,0, ठीक है। अब एक्स अक्ष पर एक पॉइंट मिल गया, अब इसी रेखा का एक y अक्ष पर पॉइंट देख लीजिए, तो y अक्ष पर देख लीजिए भैया, y अक्ष पर क्या होता है, y अक्ष पर हमेशा देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और x का मान 0 करेंगे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू -1, तो y का मान आ जाएगा भाई 1, ठीक है। इसको आप नाम दे देंगे 0,1, तो ये पॉइंट हो जाएगा ये 0,1। तो अब एक बिंदु A नाम दे दीजिए, इसको A दे दीजिए, इसको B दे दीजिए। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको नाम दे दीजिए A, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए B। A और B को मिला दीजिए, इस रेखा का ग्राफ ड्रॉ हो गया। मिला दीजिए पहले आप, ठीक है, मिला दीजिए भाई। A और B को मिलाएंगे, A और B को आप मिलाएंगे बेटा, तो ये हो जाएगा A और B को आप बढ़ा दीजिए आगे, ठीक है। आप इसी तरह से इसको आगे बढ़ा देंगे, इसमें कोई समस्या, आप स्केल से खींचेंगे, आप स्केल से खींचेंगे भाई, ठीक है। ये मैं अपने हाथ से बना रहा हूं एट रैंडम, क्लियर हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं। तो किसी भी सरल रेखा का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो आपको अगर दो पॉइंट मिल जाए, एक एक्स एक्सिस पे मिल जाए और एक वाई एक्स पर, तो हम दोनों बिंदु को मिला देंगे, सरल रेखा का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। वही काम हम करेंगे इस रेखा का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, पहले ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए बेटा। 3x है, ठीक है, 3x है, इसको इधर कहां करें, यही भी कर लेते हैं, ठीक है। 3x है प्लस 2y है, और इक्वल टू 12 है। तो अब क्या करेंगे बेटा, एक्स अक्ष पर क्या करेंगे, एक्स अक्ष पर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट ढूंढेंगे। एक्स अक्ष पर पॉइंट ढूंढने के लिए इसमें हमें y 0 करना पड़ेगा। जैसे आप y 0 करेंगे बेटा, x का मान आ जाएगा 4, ठीक है। तो 4,0, ये पॉइंट आप नाम ले लीजिए C, ठीक है। ये हो गया 4,0, ये पॉइंट हो गया C, जो कि x एक्सिस पर। अब फिर इसी में y अक्ष पर देखिए, बहुत आसान होता है। y अक्ष पर आप क्या करेंगे, y अक्ष पर x क्या होता है, 0। अगर आप y अक्ष पर पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो इसमें x का मान 0 रखना पड़ेगा, और जैसे x का मान 0 करेंगे y का मान आ जाएगा बेटा 6, यानी यहां पर कहीं पर होगा 0,6, ठीक है। ये हो जाएगा 0,6, ये हो गया पॉइंट C, और इसको दे दीजिए नाम D। इसमें कोई समस्या नहीं, इसको नाम दे दीजिए। तो C और D को आप मिला देंगे, C और D को आप मिला देंगे तो आपका जो है इस रेखा का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा बेटा। C और D को आप मिला दीजिए, ये हो गया। स्केल से आप मिलाएंगे बेटा, ठीक है, आप स्केल से मिलाएंगे, एकदम परफेक्ट आएगा, ठीक। और इसमें कह रहा है कि हमने क्या किया भाई, दोनों रेखाओं का ग्राफ ड्रॉ कर दिया। दोनों रेखाएं एक बिंदु ABCD मान लीजिए, E पॉइंट पे क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, किसी एक बिंदु पर कर रही हैं, ठीक है। इसमें कोई समस्या नहीं। अब इसमें कह रहा है कि ग्राफ तो खींच लिए, इसमें कोई समस्या नहीं, ग्राफ दोनों रेखाओं का खींचा गया। कह रहा है इसमें एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसमें अगर एक्स अक्ष की बात करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। अगर एक्स अक्ष की बात करते हैं तो जरा बताएं कि यही तो एक्स अक्ष है, ठीक है, यही तो एक्स अक्ष है। उसको आगे बढ़ाएंगे और साथ में इन रेखाओं से जो हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, इन रेखाओं से जो ट्रायंगल बन रहा है उसको हमें क्या करना है, उसके शीर्षों के निशान बताने हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ना, कौन सा ट्रायंगल बन रहा है भाई, एक बन रहा है ACE, बन रहा है कि नहीं ट्रायंगल। कह रहा है कि जो रेखाओं से ट्रायंगल, त्रिभुज के शीर्षों के निशान याद करिए। अब बताइए क्या त्रिभुज बन रहा है भैया, A बन रहा है, C बन रहा है, E बन रहा है, और इसके शीर्षों के निशान याद करने हैं, और शीर्षों के निशान याद करना है तो A का निशान तो -1,0 बेटा, C का 4,0 है, ठीक है। अगर यहां पर देखा जाए ट्रायंगल यहां पर बन रहा है ACE, क्लियर हुआ, ACE बन रहा है, जिसमें A का जो निशांक है बेटा, A का जो निशांक है -1,0 है, यहां पर जो C का निशांक है 4,0 है, लेकिन बेटा आपको इसका नहीं पता है,
ई का निर्देशांक याद करने का मतलब है इन दोनों रेखाओं को आप सॉल्व कर लीजिए, यानी दोनों रेखाएं इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह मिल रही हैं। अगर एक जगह मिल रही हैं तो x और y का ऐसा मान होगा जो समीकरण 1 को भी संतुष्ट करेगा और समीकरण 2 को भी संतुष्ट करेगा, वो पॉइंट ई का हो जाएगा, क्योंकि दोनों रेखाएं यहां पर एक बिंदु ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो झोल है भैया ई का निकालना है। ई का क्या होगा, अभी फिलहाल मान लेते हैं x, y निकाल लेते हैं। अब क्या करिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान होता है, समझ में आया। ये समीकरण नंबर 2 से भाई, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 का खेल है, क्लियर हुआ। एक्स अक्ष पर आपने एक पॉइंट निकाला, वाई अक्ष पर, ये बहुत बेसिक चीज है, बहुत इजी होता है ग्राफ ड्रॉ करना। जैसे एग्जामिनर ये देखेगा ना, खुश हो जाता है कि हाँ बच्चे को ग्राफ ड्रॉ करने आता है। बहुत मैं सबसे निंजा टेक्निक है कि आप एक्स अक्ष पर एक पॉइंट ढूंढिए, ठीक है बेटा, एक्स अक्ष पर ढूंढिए और एक वाई अक्ष पर ढूंढिए। ठीक है, एक्स अक्ष पर ढूंढने के लिए आपको वाई जीरो करना पड़ता है और वाई अक्ष पर एक पॉइंट ढूंढने के लिए एक्स जीरो करना पड़ता है उस समीकरण में, तो आपका पॉइंट निकल के आता है। साथ में कह रहा है कि उस त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, तो छायांकित करना तो इसमें तो आप तो बहुत भैया कलाकार आदमी है, छायांकित कर लीजिए, ये है हो गया छायांकित करना। जो त्रिभुजाकार पटल बन रहा है यही नहीं बन रहा है, तो इसको छायांकित कर दीजिए, ये तो हमारा कलाकारी वाला काम हो गया। लेकिन इसमें एक काम बचा बेटा, एक काम बचा है कि ये जो बिंदु ई है इसका शीर्षों के निर्देशांक, त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं बेटा, ये बिंदु ई का निर्देशांक निकालना है। और बिंदु ई का निशान निकालने का मतलब है समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, या तो आप इसमें इस तरह से आप एक एग्जैक्ट ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो ये निकल के आएगा, लेकिन आप इस तरह से ना कर पाएंगे। समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लीजिए बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू -1 है, ठीक है, और यहाँ पर है 3x है बेटा प्लस 2y इक्वल टू 12। बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 12। कुछ नहीं करना है, प्रतिस्थापन विधि लगा लीजिए, जो भी विधि लगा लीजिए आप आ जाएगा। यहां से अगर आप x का मान देखेंगे तो y को उधर ढकेल देंगे तो y -1 हो जाएगा, तो x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए 3, ब्रैकेट में x का मान क्या है y -1, मैंने प्रतिस्थापन विधि लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे जिस भी विधि से निकालिए x और y का मान। ठीक है भैया, ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 12, कोई समस्या। यहाँ पर हो जाएगा 3y -3 प्लस यहाँ पर है बेटा 2y इक्वल टू 12। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। 3y यहाँ पर हो जाएगा 5y, -3 को उधर ढकेलेंगे, +3 हो जाएगा, 12 पहले से पढ़ा है, 15 हो जाएगा। तो y का मान कितना आ गया भाई 3, और y का मान अगर 3 आ गया है तो आप इसमें चाहे इसमें कहीं पर रख दीजिए। y का मान अगर आप 3 रखेंगे बेटा, x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,3 हो जाएगा। सबसे पहले किसी भी बिंदु का निशान बताना है तो उसमें सबसे पहले x का मान बताते हैं, तब हम y का मान बताते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले भुज का मान बताते हैं, उसके बाद कोटि, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिस और ऑर्डिनेट। समझ में आया? तो ये हमारा इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन हुआ। सबसे पहले समीकरण 1 से, ठीक है, उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हमने क्या किया भैया समीकरण नंबर 2 से उसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया, और समीकरण नंबर 2 से, इसमें कोई समस्या? ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत बेहतरीन तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और ये सबसे इजी तरीका होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन देख लीजिए भैया, और बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, ये संजीवनी बैच में जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइए, क्योंकि अगर अभी आप फेल होने की स्थिति में, ऐसा लग रहा है, देखिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं किस फेज में हूं, या आप टॉपर बनने की स्थिति में, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जिन बच्चों की तैयारी नहीं है उनको भी एक प्रकार का कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि हम तो फेल ही हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, पेपर चाहे जितना भी आसान बना दे, सुधीर सर चाहे जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दे, मैं तो फेल होऊंगा ही, ये भी एक प्रकार का कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो बच्चे संजीवनी बैच में जुड़े हैं वो यकीनन क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चन को कर लेते हैं बेटा, तो आप निश्चित रूप से आप जो है फेल तो नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। मैं ये कह सकता हूं कि टॉपर नहीं बनते तो एटलीस्ट एक सम्मानजनक स्कोर भी खड़ा हो जाता है, ठीक है, आपके मार्कशीट पे आ जाता है, तो वो कोई बहुत खराब बात नहीं है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला, आप अंत में अगर अच्छा प्रयास करते हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा। मात्र 249 रुपए में सभी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़ जाइए भैया। यहाँ पर 100K+ वाला ही डाउनलोड करना, शुभम क्लासेस ऐप, ये ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए,
और ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है इस तरह का। एक प्रश्न लॉन्ग क्वेश्चन में आता है भाई। सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर कर दें भाई, सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दें। 22 तारीख के बाद से आपकी क्लासेज एकदम ताबड़तोड़ रहेंगी। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई में अगर 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि की जाए तो उसका जो क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर बढ़, ये 10 मीटर स्क्वायर है बेटा, बढ़ जाता है। आयत होता है, आयत में बेटा देखिए पहले फिगर को सवाल समझिए, उसके बाद फिगर क्या मामला है यहाँ पर देखिएगा बेटा। ये अगर एक आयत है समझिएगा, ठीक है। अगर आयत में दो ही चीज होता है, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई में अगर दोनों में से कोई चेंज करेंगे तो उसका क्षेत्रफल बदलेगा ही। अगर हम बात करते हैं बेटा P है, अगर ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो अगर इसमें हम बात करें तो अगर इसकी लंबाई को हम x मान लेते हैं और चौड़ाई को क्या मान लेते हैं y माना है, ठीक है। ये शॉर्टकट हम बता रहे हैं और यहाँ पर चौड़ाई को आपने b माना। ये क्या है भैया, आपने माना है। इसका क्षेत्रफल है, इसका भी क्षेत्रफल कुछ ना कुछ होगा। किसका? आयत का। आयत में क्या होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। और वर्ग में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। अगर ये x रहेगा तो ये भी x रहेगा, बस एक का अंतर है वर्ग और आयत में, ठीक है। ये अगर इसकी लंबाई को मैंने बेटा x माना है, चौड़ाई को y माना है फिलहाल। कह रहा है परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की कमी वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल 45 मीटर कम हो जाता है। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये हलवा है। अगर आप ध्यान से, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्या करना है, अगर आपने लंबाई x माना है, चौड़ाई आपने y माना है, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, यहां पर, ठीक है। किसका? आयत का। तो अगर इस समय फिलहाल अगर इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो यहां पर आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? आयत का जो क्षेत्रफल है, बहुत ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, जो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी एरिया, लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई कितना है भैया और चौड़ाई कितना है y, यानी इस समय इसका जो क्षेत्रफल है यानी a फॉर एरिया x इंटू वाई हो जाएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिएगा केस नंबर फर्स्ट देखिएगा यार, कंडीशन नंबर, यानी x और y में हमें दो समीकरण मिल जाए बेटा, x और y में हमें दो इक्वेशन मिल जाए तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिएगा क्या कह रहा है कि ओरिजिनल हमारा, देखिए ओरिजिनल आयत का क्षेत्रफल हमारा x इंटू वाई है, ठीक है। अभी फिलहाल जब लंबाई तो कह रहा है अगर लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दिया जाए, यानी लंबाई में 2 मीटर की कमी कर दी है, यानी x पहले x था, अब क्या कर दिए हैं, x-2 कर दिए हैं। और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी चौड़ाई में आप क्या कर दिए भैया, चौड़ाई यानी y है, अब इसमें बढ़ा दिए 2 मीटर। तो अब जो नया क्षेत्रफल होगा, अभी फिलहाल आप a' मान लीजिए। अगर आप लंबाई 2 मीटर कम करते हैं और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ाते हैं तो अब नया क्षेत्रफल इसका आयत का क्या होगा, ठीक है। क्षेत्रफल बदलेगा तो मैंने उसको a' नाम दे दिया, a', क्योंकि अगर आप लंबाई घटा रहे हैं, चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में चेंज होगा कि नहीं, तो चेंज होगा। तो आप a नाम मत दीजिएगा, a हमारा ओरिजिनल वाला है, जब लंबाई x है चौड़ाई y है। तो अब जो है यहाँ पर जो क्षेत्रफल आ रहा है, यहाँ पर a' बेटा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर x इंटू वाई, अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x, वो ब्रैकेट खोल दीजिए, -2y और -4 हो जाएगा ये। तो अब कह रहा है कि जो नया क्षेत्रफल है वो 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, ये नया वाला यानी a'। तो प्रश्नानुसार क्या, देखिए बहुत आसान होता है क्वेश्चन। प्रश्नानुसार क्या है भैया, आप कहेंगे सर ये तो बहुत आसान था, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल था, आपने समझा दिया, बहुत अच्छा हुआ। प्रश्नानुसार क्या भैया कि जो नया क्षेत्रफल है यानी a' और वो जो पुराना वाला क्षेत्रफल है a, कह रहा है जो नया वाला क्षेत्रफल यानी उसका क्षेत्रफल, अरे किसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है मतलब ये 10 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जाता है। जैसे मान लीजिए पहले 100 है तो अब 110 हो जा रहा है, पहले 140 रहा होगा तो 150 मीटर स्क्वायर हो जा रहा है, पहले अगर 200 रहा होगा तो अब ये 10 मीटर स्क्वायर बढ़ गया यानी 210 मीटर स्क्वायर हो गया। तो भैया अगर ये 10 मीटर स्क्वायर बढ़ गया है तो हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए, तो 10 हम इसमें जोड़ देंगे। अरे भैया अगर ये 10 मीटर स्क्वायर ज्यादा ये है तो बराबरी करने के लिए हमको इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा, समझ में आ रहा है, बस हो गया। ये प्रश्नानुसार, ये प्रश्न में कह रहा है कि जो नया वाला क्षेत्रफल है ना बेटा, वो पहले वाले क्षेत्रफल से 10 मीटर स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है। तो अरे ज्यादा हो जा रहा है तो इसमें 10 जोड़ दें तो बराबर हो जाए, तो जोड़ दीजिए भैया। तो a' क्या है, बस a' क्या है, बहुत ही आसान है बेटा, x इंटू वाई,
एकदम बच्चों की तरह समझिएगा, कहीं पर भी आप इतने बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ आप नहीं पाएंगे, इस बात की गारंटी है। 2i-4 और यहाँ पर क्या है, a का मान क्या है, a ओरिजिनल वाला क्षेत्रफल x इंटू वाई है और प्लस कितना है यहाँ पर 10 है, बस हो गया। सॉल्व कर लीजिए। x और y आप क्या करेंगे भैया, कट गए। ये x और y जब दो एक दूसरे के बराबर होते हैं, जब बराबर की टक्कर होती है तो एक दूसरे को खा जाते हैं लोग भैया। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2y, -4 को बराबर उधर लेके चले जाएंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा। अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे बेटा तो x माइनस वाई यहाँ पर 17 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको दे दीजिए 2। x और y में हमारा एक समीकरण बना, ठीक है। अब एक कंडीशन और दिया है, केस नंबर सेकेंड हम देखेंगे। केस नंबर सेकेंड से x और y में समीकरण, और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आप एकदम बच्चों की तरह सीखिए। आप ये मत समझिए कि मुझे सब कुछ आता है, आप इस तरह से पढ़ेंगे ना कि मुझे कुछ नहीं आता है। हर दिन आपको सीखना है। आप 10th में है बेटा, आप सब कुछ नहीं जान सकते, कुछ जरूर जान गए हैं, ठीक है। 10th तक, 9th आप सीख गए हैं, 10th सीख गए हैं, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते हैं। और जिस भाव से, जिस दिन आप इस भाव से आएंगे कि मुझे सब कुछ आता है, सुधीर सर जो बताएंगे मैं कर ले जाऊंगा, तब आप सीख नहीं पाएंगे, आप कुछ ना कुछ जरूर मिस आउट करेंगे। यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि, अगर लंबाई जो है, अगर लंबाई पहले x था, अगर इसमें आप क्या करें 2 मीटर की वृद्धि कर दे रहे हैं, x प्लस 2, ठीक है। और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर देते हैं। चौड़ाई कितना भैया, चौड़ाई y था, इसमें 3 मीटर की कमी कर देना, यानी y माइनस 3। अब नया क्षेत्रफल हम मान लेते हैं a डबल डैश। अब नया क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई, देखिए लंबाई गुणते चौड़ाई फार्मूला तो वही रहेगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणते चौड़ाई। लंबाई में क्या है 2 मीटर वृद्धि, चौड़ाई में 3 मीटर की कमी, तो अब नया क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए भैया, यहाँ पर x और x y हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा +2 इंटू वाई हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -6। इसमें कोई समस्या नहीं। ये तो अब कह रहा है कि जो तो क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर होगा बेटा, कम हो जा रहा है। अब जो ये वाला, यानी अब जो है ये ए डैश और ओरिजिनल वाले से, यानी इसी से हमेशा जो कंपेयर होगा ना, ये ओरिजिनल वाले से ही होगा, ठीक है। अब ये 45 मीटर स्क्वायर कम हो जा रहा है, ये कम हो जा रहा है, ठीक है। ए डैश जो है पहले से कम हो जा रहा है, तो हम कह रहे हैं कि अगर ये कम है, इसी में से 45 घटा देते हैं, तो अब दोनों के बीच में बराबरी हो जाएगा। जिस चीज को समझिए, ये अगर ये पहले 100 है तो ये 45 कम हो जा रहा है, दैट मीन्स कि ये 55 है, ठीक है। अगर ये मान लीजिए 200 है तो ये 45 कम हो जा रहा है, यानी 155 है। तो हम चाह रहे हैं कि दोनों के बीच में बराबरी हो जाए, तो हम इसमें माइनस करेंगे। ये कम हो जा रहा है तो इसमें से कम कर दें तो बराबरी हो जाएगा ना। तो ए डैश कितना है भैया, यहाँ पर x इंटू वाई है, माइनस बेटा 3, ये सब क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ही है, +2i, यहाँ पर -6, और a कितना है x इंटू वाई -45। आपको लग रहा है ना कि बहुत टाइम लग रहा है, बेटा हम टीचर हैं, हम समझा रहे हैं। जब आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो जैसे प्रश्न आपके सामने आएगा पटाख से लगाएंगे। x इंटू वाई कट गया, दोनों साइड बराबर है बेटा। ये -3x है, इसको समझिएगा, ये हो जाएगा -3x प्लस 2y, प्लस यहाँ पर है 2y, -45 है भाई, और ये हो जाएगा +6, यहाँ पर हो जाएगा -39। इसमें कोई समस्या नहीं। तो ये हो जाएगा -3x प्लस 2y -39 है भैया, और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 3x -2y, और ये +39 हो जाएगा। समीकरण नंबर ये 3। अब बताइए x और y में 2 समीकरण है, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, क्या इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे? बहुत आसान है। कितने बच्चे इस समीकरण को सॉल्व कर पाएंगे जरा बताइए। ये x माइनस वाई इक्वल टू 7 है। चलिए इसको अगर शुरू हो गया है तो इसको पूरा ही सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा भाई। x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, और दूसरा जो समीकरण है 3x माइनस 2y इक्वल टू 39 है। यहाँ पर क्या है भाई, 3x है -2y है इक्वल टू 39। आपकी अभी आप समस्या क्या, अभी आप मैथ पढ़ रहे हैं ना, तो आपका ध्यान किसी दूसरे विषय पे होगा। आप सोच रहे होंगे कि मैथ पढ़ रहे हैं, ये छूटा है, वो छूटा है, इसको पढ़ना है, ऐसे बाकी है, ये रखना है। ये अभी आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आपके जीवन का पहला एक सीढ़ी है जिसे आप क्रॉस करेंगे, और बहुत ज़रूरी होता है, इसी से लोग आपको जज करेंगे।
ठीक है, एलिमिनेशन मेथड आप लगा दीजिए बेटा। यहाँ से आप कर सकते हैं x का मान अगर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + y। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x का मान 7 + y। x का मान उठा के आप समीकरण नंबर ये 7 + y हो जाएगा। ठीक है, -2y = 39 आप सॉल्व कर लीजिए। ये 7 × 21 हो जाएगा भैया, यहाँ पर 3y हो जाएगा -2y और ये हो जाएगा 39। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y और 39 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 21, 9 में से 8 ये हो जाएगा 18, यानी y का मान आ गया 18। y क्या है भाई? y आयत का चौड़ाई माना है। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 + 18 और यहाँ से हो जाएगा 18 × 7 = 25। आपका आंसर हो गया लंबाई। ठीक है, हो गया। लंबाई कितना है भाई? 25। ठीक है, और चौड़ाई कितना आया? 18। बस हो गया। अगर आपको लग रहा है कि मेरा आंसर गलत है या सही है, आप देखिएगा वेरीफाई कर सकते हैं। अभी आपको खुद से चेक कर पाएंगे। आपको विश्वास नहीं होगा कि सर मैं अपना क्वेश्चन कैसे चेक कर पाऊंगा कि मेरा सही या गलत। देखिएगा, अगर किसी आयत की लंबाई 25 है और यहाँ पर है तो इसका अभी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 25 × 18 मल्टीप्लाई कर दीजिए भैया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 × 5 = 90, 9 बचेगा और 18 × 2 = 36, 36 × 9 कितना हो जाएगा? 45, यानी 450। यानी ओरिजिनल क्षेत्रफल अभी 450 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है 2 मीटर की कमी कर दीजिए लंबाई में, यानी इसको 23 कर दीजिए। ठीक है, और चौड़ाई 2 मीटर बढ़ा दीजिए, यानी 18 है तो 20 कर दीजिए, 18 है 20 कर दीजिए, 23 × 2 = 46, यानी 460 मीटर स्क्वायर। अब जो है नया क्षेत्रफल कितना हो जा रहा है? 460। क्या बताइए, पहले 450 था, अब कितना है? 460 है। क्या 10 मीटर स्क्वायर कमी नहीं हुआ? ठीक है, कह रहा क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। क्या नहीं बढ़ा? पहले 450 था, अब कितना हो गया? 460, बढ़ा ना 10 मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा दूसरा कंडीशन देखिएगा। दूसरा कंडीशन, ओरिजिनल कितना है? 450 मीटर स्क्वायर है। कह रहा परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, यानी लंबाई पहले 25 था, अब कितना हो गया? 27 गुणते। कह रहा है चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी है, पहले 18 था तो अब कितना हो गया? 3 मीटर की कमी के, यानी 15। अब क्षेत्रफल निकालिए, 15 × 7 = ठीक है, 15 × 7 = 105 होगा, 15/120 में। हाँ, 15 × 7 = 105। 105 को हम लिख देंगे ये 5 भैया 10। ठीक है, 15 × 2 = 20, 15 × 30, 30 10 यहाँ पर हो जाएगा 40। यानी अब देखिए कितना है? 405। पहले कितना था? 450। अब कितना है? 405। 45 मीटर स्क्वायर कम हुआ कि नहीं? पहले कितना था? 450, अब कितना हुआ है? 405। अब प्रश्न में बोला कि क्षेत्रफल जो है 45 मीटर स्क्वायर कम हो जा रहा है। कम हो रहा है कि नहीं? 450 से 405 हुआ है, कम हुआ है कि नहीं? 45 मीटर। इसका मतलब आपका ये आंसर सही है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए आपका आंसर सही है। अगर आपका ये लंबाई चौड़ाई का मान अगर गलत होता तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होता ही नहीं। ये एक बात हुआ। बताइए आपका आंसर मजा आया कि नहीं? इसी तरह के प्रश्न को आपको करना है भाई, रटना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एकदम ललन टॉप प्रश्न है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कई बार आपको लग रहा है तुरंत हो जाएगा, लेकिन आप जब करने बैठेंगे तो आप फंस जाएंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा मिलना है। 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिससे लॉन्ग क्वेश्चन आता है। कह रहा है 2 संख्याओं का योग 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याएं तो हमको नहीं पता है। माना संख्याएं बेटा क्या करेंगे? माना संख्याएं क्या हैं? माना संख्याएं x एवं y हैं। ठीक है, x एवं y हैं। माना संख्याएं क्या है? x और y। इसका योग क्या है? यानी x + y। ये कंडीशन नंबर 1, यानी समीकरण 1 हो गया बेटा। अब देखिएगा इसमें क्या आ रहा है कि इनकी व्युत्क्रमों का योग, किनकी व्युत्क्रमों का? संख्याओं का। अगर x का व्युत्क्रम देखा जाए तो बेटा यहां पर हो जाएगा 1/x। y का व्युत्क्रम, अगर हम आपको कहें कि 4 का व्युत्क्रम बताइए, व्युत्क्रम का मतलब इनवर्स, तो 1/4 हो जाएगा भाई। 5/4 का व्युत्क्रम बताइए, तो इसको पलट देना, यानी 4/5। 4 लिखा है तो 4/1 है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर x है उसका व्युत्क्रम 1/x, y है तो उसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बेटा? 1/y। ठीक है, इन्हीं दोनों का योग जो है प्रश्न में बोला है 8 में यहाँ पर 15 है, ऐसा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर x और y में 2 समीकरण है, दोनों को सॉल्व करना है। ये कैसे होगा बताइए?
बहुत इजी क्वेश्चन है, आप चाहें तो इसे बहुत आसानी से भी कर सकते हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो वो भी आपके पास तरीका है। कैसे? यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। एक कई तरीका है इसको सॉल्व करने का बेटा, कि यहां से समीकरण 1 से y का मान निकाल के आप यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई, y का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, ठीक है, x का इधर कर देंगे, नीचे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम यानी x इंटू वाई, ठीक है, 8 अपान में यहाँ पर 15 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब y प्लस एक्स का मान तो 8 ही है, तो यानी 8 अपान में यहाँ पर हो जाएगा x इंटू वाई, ये 8 अपान में यहाँ पर 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा 8 से 8 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा, अगर इसको 1 अपान में x इंटू वाई है और यहाँ पर बच जाएगा 1 अपान में 5 बेटा, इससे अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5 और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 3, ठीक है। बहुत आसान हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 को, समीकरण 3 को सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व होगा? बहुत ईजी है। समीकरण 1 और 3 से जो भी क्वेश्चन कराएंगे एकदम ललन टॉप है भैया। समीकरण 1 एवं समीकरण 3 से, ये मत समझिएगा कि तुरंत ही लग जाएगा। समीकरण 3 से जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है समीकरण 1 और 3 को। देखिए x और y में दो समीकरण है, x और y में दो इक्वेशन है, एक तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 है और x इंटू वाई इक्वल टू 5। इन्हीं दोनों को सॉल्व करना है, यानी x और y ऐसा क्या हो कि जोड़ने पे 8 है और मल्टीप्लाई करने पे 5 है। देखते हैं क्या होता है। समीकरण यहां पर क्या करिए, समीकरण 1 से बेटा, ठीक है, समीकरण 1 से y का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, y का मान क्या हो जाएगा 8 माइनस एक्स, बस कर लीजिए, यहां पर रख दीजिए। क्या करेंगे भैया, का मान जो y का मान क्या है, इसको जो जो प्रोसेस आप करेंगे y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए, इक्वेशन 3 में, समीकरण 3 में रखने पर, चलिए रख दीजिए भैया। तो यहां पर x है, y का मान हो जाएगा 8 माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 8x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा, उसको धड़ के लेंगे, इक्वेशन बना लीजिए 8 माइनस 8x प्लस 5, ठीक है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आपका निकल के आएगा, ठीक है। किसी को समझ में आया भैया? समस्या होगा जरा पूछ लीजिएगा कि हाँ सर इस तरह के सवालों में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन में गड़बड़ी है क्या? नहीं, गड़बड़ी तो नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट है। हाँ एक मिनट, हाँ जो बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या जरूर आएगी, हाँ सॉल्व करने में समस्या जरूर आएगी, क्योंकि इसका जो आप रूट निकालेंगे यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी यहाँ पर 64 माइनस 4ab यानी 4 गुणते 1 गुणते 5, ठीक है, अपान में यहाँ पर बेटा 2a का मान 1 है, सिरदाचार सूत्र से निकालेंगे, x का मान यहाँ पर आ जाएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 5 चौको 20, 64 में से 20 घटाएंगे बेटा यहाँ पर 44 हो जाएगा, 44 अपान में 2, ठीक है, यहाँ पर 8 हो जाएगा प्लस माइनस 11 गुणते 4 हो जाएगा अपान में 2 हो जाएगा, 4 का वर्ग बिंदु हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा 4 प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पर हो जाएगा 11। ये इस तरह का भी आंसर देखने को मिलेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा बेटा ना, ठीक है। कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 8 अपान में 15 है, 8 अपान में 15 है, ठीक है, एक्स इंटू वाई, क्लियर हुआ, एक्स इंटू वाई, ठीक है। ओहो ये 15 है, ठीक है, यही तो गड़बड़ हो रहा है, ये 15 है, क्लियर हुआ बेटा, ये है यहाँ पर 15, ये है यहाँ पर 15, एक मिनट यहीं पे देखिए, थोड़ा सा मैंने 15 को 5 लिख दिया, कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होने लगा, आप सिद्धाचार सूत्र से लगा दी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बोले तो माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, माइनस 4ac यहाँ पर 60 हो जाएगा, अपान में यहाँ पर बेटा 2a का मान 1 हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 8 प्लस माइनस 64 में ये 60 4 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल निकालेंगे 2/2 अब प्लस माइनस, ठीक है बेटा, तो प्लस लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 प्लस 2/2, यहाँ पर आ जाएगा 5, और जब x आप माइनस लेंगे एक आ जाएगा मान 3, क्योंकि 8 में से 2 घटाएंगे 6 आएगा, 6 को 2 से भाग देंगे, ठीक है। तो x का मान आप जब 5 लेंगे बेटा,
जब x का मान 5 लेंगे तो y का मान क्या आ जाएगा, y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान जब 5 लेंगे, या एक आंसर ये भी हो सकता है कि अगर आप x का मान 3 लेते हैं, x का मान 3 लेते हैं तो y का मान क्या आ जाएगा, उस केस में 5 आ जाएगा। ये आपका दोनों आंसर सही है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है। कुल मिला के संख्याएं आपको 3 और 5 ही होंगे। संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी 3 और 5 आपका आंसर होगा। ठीक है, 3 और 5 ही ऐसी संख्याएं हैं जिनका योगफल 8 है, और इनके अगर 3 का वर्ग करेंगे भैया व्युत्क्रम 1/3 होगा, 5 का व्युत्क्रम करेंगे 1/5 होगा। जरा इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 एकम 5 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 3 एकम 3 हो जाएगा, क्लियर हुआ। और नीचे दोनों का एलसीएम यानी 5 3 15, ये आपका हो जाएगा 5 3 8 अपान में 15। इसमें कोई समस्या, 8 अपान में 15 क्या आ रहा, 8 अपान में 15। कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, जो आप समीकरण को सॉल्व करते हैं वो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा। इस क्वेश्चन को, अच्छा लग रहा है कि काफी लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन है बड़ा आसान, है बड़ा आसान। अगर हम x और y में समीकरण बना दें तो कितने बच्चे आप सॉल्व कर पाएंगे, जरा बताएं। और इस तरह के सवाल मैंने खूब कराए हैं, खूब जी भर के कराए हैं, मुझे पता है कि आते रहते हैं इस तरह के प्रश्न। देखिएगा क्या सवाल है, सवाल देखिएगा। क्या इस सवाल को कर दें भाई सभी बच्चे कमेंट। एक ही फार्मूला है, समय बराबर दूरी अपान में चाल। ठीक है, क्या फार्मूला लगता है भैया, समय बराबर, बहुत ही आसान है। ठीक है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर, अभी समय पढ़ लीजिए भैया, नहीं तो दिल्ली दूर हो जाएगी, दूरी अपान में चाल, यही एक फार्मूला है। अगर कुछ भी गतिमान वस्तु, ट्रेन है, गाड़ी से आप चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो यानी उसकी कुछ न कुछ चाल होगी, और कहीं पर जाएगा तो कुछ न कुछ दूरी होगी, और कुछ न कुछ दूरी तय करने में समय जरूर लगता है। यानी अगर ये तीनों चीज आपस में रिलेट होते हैं इस फार्मूले से कि समय बराबर भैया, समय बराबर यानी टी बराबर जो होता है डिस्टेंस अपान में स्पीड होता है, यानी d/s। अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक ही फार्मूला लगेगा, समय बराबर दूरी अपान में चाल। कितने बच्चे रेडी है इस सवाल को अगर हम समीकरण बना दे तो कर ले जाएंगे। x और y में कह रहा है 300 किलोमीटर की दूरी यात्रा करने में यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से, ठीक है, कभी कभी होता है आदमी को जाना होता है तो कुछ देर रेलगाड़ी से जाता है, उसके बाद पता चलता है कि यार मेरा घर तो इधर है, उसके आगे मेरा रास्ता ही नहीं है, आगे जाएंगे तो आगे से निकल जाएंगे, तो वहां से आदमी उतर के क्या करता है, बस पकड़ लेता है। ऐसा होता है। मान लीजिए 300 किलोमीटर की दूरी, जरा फिगर इसका बना देते हैं। ठीक है बेटा, फिगर बना देते हैं। ए से बी में क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है, लेकिन वो क्या है भैया कि बीच में उतरना पड़ रहा है, ट्रेन क्या है उसके घर तक नहीं जा रही, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से जा रहा है। मान लीजिए यहाँ से एक बिंदु सी है, कितना जा रहा भैया यहाँ से यहाँ तक 60 किलोमीटर। ठीक है, चलिए सवाल को समझ लेंगे तो आपको आनंद आएगा। यहाँ से 60 किलोमीटर हुआ तो बाकी दूरियां कैसे जा रहा है, तथा शेष दूरी क्या बस द्वारा तय करता है, तो शेष दूरी कितना तय करेगा, अगर यहाँ से 60 जा रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये तो 240 होगा ही ना, इसमें कुछ दिक्कत है भैया, इसमें 240 होगा, बताइए ये दूरी कितना हो जाएगा 240। ठीक है, ये दूरी कितना हो जाएगा 240 कह रहा है। ठीक है, यदि तो उसे 4 घंटे लगते हैं टोटल, यानी 60 किलोमीटर ट्रेन से जाने में, 240 किलोमीटर बस से जाने में, टोटल मिला के 4 घंटे लगते हैं। अब सवाल देखिए, लास्ट में आप देखिए, जब भी वर्ड प्रॉब्लम मिले ना तो उसके लास्ट वाला शब्द पढ़ा करिए। लास्ट वाला कह रहा है कि रेलगाड़ी तथा बस की क्रमशः चाल ज्ञात करिए भैया, और यकीन मानिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम आपको देता है, सवाल जहां खत्म होता है वहीं से प्रश्न की शुरुआत होती है। पहले आप दाएं बाएं देखिए, माना, ठीक है भैया, मान लीजिए माना रेलगाड़ी की चाल जो है क्या है, माना रेलगाड़ी की चाल जो है, हाँ रेलगाड़ी की चाल आप मान लीजिए x किलोमीटर, रेलगाड़ी की जो चाल है, रेलगाड़ी की जो चाल है बेटा आप मान लीजिए x किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई समस्या नहीं, ये तो माने है भाई x किलोमीटर पर आवर है। एवं बस की चाल, समझिएगा, एवं बस की जो चाल है, बस की जो चाल है भाई, बस की जो चाल है यहाँ पर हो जाएगा y किलोमीटर पर आवर, बस हो गया। और जैसे आप ये मानेंगे, हमने माना कि यार जो है ट्रेन क्या है 1 घंटे में x किलोमीटर जा रही है, और बस क्या है 1 घंटे में y किलोमीटर जा रही है, यही होता है चाल। रेलगाड़ी और बस दोनों का यही प्रश्न में पूछा भी है।
जरा सोचिए कि अगर रेलगाड़ी क्या है ए से सी तक 60 किलोमीटर जाने में कितना समय ले रहा है, समय कितना होगा, समय बराबर क्या है दूरी अपान में चाल, यानी 60 अपान में x, चाल क्या है रेलगाड़ी की, बाकी दूरी क्या है 240 किलोमीटर कैसे चल रहा है बस से, तो यहां पर क्या ये बस से जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी अपान में चाल, 40 बार y हो जाएगा, इन्हीं दोनों को मिला दे रहे हैं तो हमारा कितना लग रहा है 4 घंटा। पहला केस बहुत आसान है, यानी जो हमारा रेलगाड़ी से जाने में समय जो लग रहा है वो 60 अपान में x, और बाकी जो दूरी है यानी वो बस से जा रहा है तो बस से जाने में जो लगा समय है, समय बराबर दूरी अपान में चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या है भैया y, टोटल समय क्या लग रहा है उसे 4 घंटा, समीकरण नंबर 1। ठीक है, 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर ऊपर पूरा 4 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/x हो जाएगा, 4 छके 24, ठीक है, 60 अपान में y हो जाएगा, 4 से भाग देंगे यहाँ पर 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1, इसमें कोई समस्या नहीं। अब देखिए यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, अब देखिए उसी दूरी को क्या कर रहा है, उसी दूरी को क्या कर रहा है, अगर वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से चले और शेष यात्रा क्या करे, शेष यात्रा बस से, तो कह रहा है 10 मिनट ज्यादा लग रहा है। बहुत आसान है, पहले भैया 4 घंटा लग रहा था, 4 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटा 10 मिनट लग रहा है, और 10 मिनट बोले तो अगर आपको 10 मिनट है भैया ना, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो अगर आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 60 से भाग देना पड़ेगा भैया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 आवर। मेरी बात सुन रही है, ठीक है, वो 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, कहने का मतलब है कि 1/6 आवर। क्लियर है, पहले 4 घंटा लग रहा था, अब 4 घंटा प्लस 1/6 ये हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है 100 किलोमीटर रेलगाड़ी जा रहा है, तो 100 किलोमीटर रेलगाड़ी जा रहा है तो कितना समय लगेगा, यानी 100/x, रेलगाड़ी की चाल वही है, चाल नहीं बदल रही है, रेलगाड़ी और बस की चाल नहीं बदल रही है, बस ये हो रहा है कि पहले 60 किलोमीटर जा रहे थे, अब क्या भैया रेलगाड़ी से अब 100 किलोमीटर जा रहे हैं, तो समय कितना लगेगा रेलगाड़ी जाने में, समय बराबर दूरी अपान में चाल। अब देखिएगा बाकी दूरी क्या है, अरे 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से गया बचवा तो 200 किलोमीटर बचल ना, कुल मिला के दूरी वही है। अब कितना है 200/y, टोटल समय कितना लग रहा है 4 घंटा प्लस 1/6 आवर में आपको करना पड़ेगा, यानी घंटे में, ठीक है, पहले तो 4 घंटा लग रहा था, अभी 10 मिनट ज्यादा लग रहा है, 10 मिनट ज्यादा लगने का मतलब है आप जब इसको कन्वर्ट कर देंगे घंटे में तो 4 + 1/6 बस हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था भाई, 100/x हो गया, अब प्लस यहाँ पर है 200/y, ये सब क्वेश्चन ललन टॉप है, 6 को 24, यहाँ पर 25 हो जाएगा, 25/6 यहाँ पर कट कर देंगे तो 25 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर 4/x हो जाएगा, यहाँ पर 4/y हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 1/6 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये पहला समीकरण हो जाएगा और यहाँ पर ये दूसरा समीकरण। x और y को अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो मैं मानूंगा कि आपको ये क्वेश्चन आ गया है समझ, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, समय बराबर यहाँ पर आपको फार्मूला लग रहा है दूरी अपान में चाल dy, यानी स्पीड हो जाएगा ये आपका समय बराबर दूरी अपान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ x और y को सॉल्व करेंगे, ये विलोपन विधि से आप खुद करेंगे भैया, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यहाँ पर मेंशन नहीं किए क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है विलोपन विधि में क्या करते हैं, ये समीकरण देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार आता रहता है इस तरह से घुमा फिरा के। क्या करना है, इस क्वेश्चन को बेटा अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे ना तो लंबा प्रोसेस होगा, आपको समय भी बचाना है, 3 घंटे में पेपर पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट भी करना है, ठीक है। समय सबको 3 घंटा ही मिलता है, लेकिन उस 3 घंटे में बहुत बच्चे टॉपर हो जाते हैं, बहुत बच्चे मीडियम नंबर लाते हैं, बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं भाई कि ऐसा नंबर लाते हैं ना ज्यादा लगता है ना कम लगता है, ठीक है। 100 में अगर 70 आ गए तो आपको लगेगा कि नहीं यार ज्यादा है ना कम है, ना खुश हो सकते हैं ना ज्यादा नाराज भी हो सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना तुरंत कैसे करेंगे, थोड़ा सा टेक्निक देखेंगे बेटा, आप देखेंगे तो x - 2 अपान में x + 2 है और ये क्या है पलट गया है, x + 2 अपान में x - 2, आप अपनी सुविधा के लिए समझिए, ठीक है, अपनी सुविधा के लिए आप क्या करेंगे कि x - 2, ठीक है, x - 2 अपान में यहाँ पर x + 2 को आप क्या मान लीजिए y मान लीजिए, ये चीज है। तो जरा सोचिए, इसलिए तो क्या ये क्लियर नहीं है कि अगर x + 2 अपान में
अगर x -2 किया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y। अगर ये पलट जाए तो ये 1/y हो जाएगा। तो फाइनली अगर देखा जाए तो ये y हुआ और यहाँ पर है 3 × 1/y, 3 × 1/y -4 = 0। बस एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर अगर आप एलसीएम y² हो जाएगा +3 हो जाएगा -4y हो जाएगा अपान में y = यहाँ पर 0 हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है भैया, बस हो गया। y इधर चला जाएगा, फाइनली y² है -4y है। समझ में आ रहा है? ये टेक्निक है। जैसे y निकलेगा, y का मान निकलेगा, यहाँ पर रख देंगे, तुरंत x निकल जाएगा। ये टेक्निक होता है, y² -4y +3। और बेटा जब भी द्विघात समीकरण आए, अगर आप देखा जाए तो श्रीधराचार्य याद करिए, -b ये प्लस हो जाएगा, प्लस -√b² -4 का स्क्वायर करेंगे 16 -4ac यानी 4 गुणते a का मान 1 है, c का मान यहाँ पर 3 बेटा अपान में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a। याद आ रहा है कुछ? श्रीधराचार्य सूत्र या आप द्विघात सूत्र भी बोल सकते हैं। y का मान क्या हो जाएगा भाई प्लस माइनस √, अरे 16 में से 4 3 12 4, ये 4 हो जाएगा अपान में यहाँ पर 2। जब आप प्लस साइन लेंगे y का 2 मान आएगा बेटा, प्लस साइन लेंगे तो यहाँ पर 4 4 का वर्गमूल 2 होता है भाई, तो 2 हो जाएगा बाई 2। तो y का मान है 4 2 6, y का मान कितना आ जाएगा 3। और जब आप माइनस साइन लेंगे तो यहाँ पर y आ जाएगा 4 - 2/2, यहाँ से y का मान आ जाएगा 1। 4 में से 2 घटाएंगे 2, 2 से भाग देंगे 1। देखिए ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। y का मान अगर आप 3 रखते हैं यहाँ पर, बस इसको आप स्टार इक्वेशन, x निकल जाएगा। फाइनली आपको कह रहा है x का मान 2 और -2 नहीं होगा, क्योंकि x जब 2 रखेंगे बेटा ना तो इसमें ये x 2 - 2 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं इनफाइनाइट आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज हुआ, क्लियर हुआ? तो जैसे आप y का मान 3 रखेंगे समीकरण नंबर स्टार में, आपका आंसर आ जाएगा x -2 अपान में बेटा x + 2। जब y का मान आप 3 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गोली चला दीजिए, x -2 है भैया, इसमें हो जाएगा 3x + 6 हो जाएगा। इसको उधर लाएंगे -2 - 6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2x, x का मान आ जाएगा -4, इतना हो गया। और जब आप y का मान 1 रखेंगे, 2 आंसर आएगा। जब y का मान 1 रखेंगे यानी x -2/x + 2, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से कोई भी वैल्यू नहीं निकल के आएगी, यानी आपका x का मान -4 और y का मान, ये आपका आंसर नहीं, x का मान -4, y का मान तो हम अपनी सुविधा के लिए ये निकालें। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया भाई। हाँ, ये के का धनात्मक मान, ये के का मान बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर पेपर में आया, ये मेंशन कर दिया करिए। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ बेटा, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। कह रहा है कि x² + kx + 64 = 0 और x² - 8x + k = 0 के मूल क्या है वास्तविक रखते हैं, तो इसमें k का धनात्मक मान याद करना है। अगर आपको याद होगा कि कोई भी द्विघात समीकरण ax² बेटा + bx + c = 0 है, अगर इसके मूल वास्तविक हैं, और वास्तविक मूल सिर्फ इस बात पे ध्यान रखिए, वास्तविक मूल 2 कंडीशन में होता है। जब यहां पर वास्तविक मूल 2 कंडीशन में होता है बेटा, जब आप d का मान क्या होता है, d का मान >0 हो, या इस केस में भी या d का मान क्या हो 0, दोनों केस में हमारा क्या होते हैं वास्तविक मूल होते हैं। इसमें वास्तविक अलग अलग होता है, इसमें वास्तविक लेकिन समान होता है। अगर इन दोनों कंडीशन को हम मर्ज कर दें तो यानी वास्तविक का जो कंडीशन होता है यानी d > 0, यानी जब हमारा मूल क्या है, मूल वास्तविक होंगे कब, जब इसके विविधकर का मान 0 या 0 से बड़ा, 0 रहेगा तब भी वास्तविक होगा, 0 से बड़ा होगा तब भी वास्तविक होगा, ठीक है। तो भैया जरा यहां से अगर इसका विविधकर निकालेंगे, देखिए कॉन्सेप्ट भी सीखिए, सिर्फ सवाल नहीं। अगर इसका भी विविधकर निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा x² का गुणांक 1 है बेटा, x का गुणांक क्या है k है, ठीक है, और जो कांस्टेंट का मान है यहाँ पर 64 है। इसका भी विविधकर निकालेंगे, d क्या होता है, d याद आ रहा है, d बार बार इसीलिए तो कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है, d होता है b² - 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविधकर बोलते हैं। समझ में आया? तो b² बोले तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका d1 निकाल दीजिए इसके पहले वाले, तो b² माइनस यानी k² - 4a का मान 1 है बेटा, c का मान 64 है,
ठीक है, यहां से हो जाएगा D1, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस, चलिए अभी इसको 64 गुणते 4 ही रहने दीजिए, 64 गुणते 4 ही रहने दीजिए। चूंकि प्रश्न में बोला है कि इसके मूल वास्तविक रखते हैं, वो मूल वास्तविक हैं, इसलिए चूंकि यहाँ पर मूल क्या है भैया, मूल क्या है, वास्तविक हैं। क्या है भाई, वास्तविक हैं, वास्तविक है। ठीक है, तो वास्तविक है तो इसका मतलब होगा कि D1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है। इससे अगर आप देखा जाए तो k स्क्वायर माइनस 64 गुणते 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर k स्क्वायर का मान देखा जाए तो यहाँ पर 64 गुणते 4, अगर आप k1 कर दीजिए, अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें, ठीक है, ये हम आपको 64 गुणते 4 कर देते हैं, यानी k1 जो हो जाएगा, k1 का मान 64 का 8 और इसमें तो ये आ जाएगा 16, समीकरण नंबर स्टार दीजिए। अब देखिएगा इस समीकरण का भी मूल वास्तविक है, दोनों का। k1 तो नहीं k1 नहीं होगा, k ही रहेगा बेटा, ठीक है, k ही रहेगा, ठीक है, k ही रहेगा, यानी k का मान 16 या 16 से बड़ा है, पहले कंडीशन। इसका भी मूल वास्तविक है। अगर यहाँ पर देखा जाए तो a का मान 1 है और b का जो मान है, b का मान यहाँ पर -8 है और जो c का मान है k होगा। तो यहाँ से भी इसके विविध कर निकालिए D2 और इसका b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस ये चीज, -8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, -4 a का मान 1 है, c का मान k है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 64 माइनस 4k ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ठीक है भाई, 4k को उधर ले जाएंगे, ये 64 हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे 4k, इसको ऐसे लिख दीजिए 4k लेस देन आर इक्वल टू 64। 64 4k इससे ज्यादा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि 4k लेस देन 64, 4 से काट कर देंगे तो यानी k का मान हो जाएगा लेस देन 16। ये है समीकरण नंबर डबल स्टार। अब समझिएगा k का ऐसा क्या मान हो कि ये कह रहा है k का मान क्या होगा, वास्तविक मूल होने के लिए कह रहा है k का मान 16 या 16 से ज्यादा होना चाहिए, और ये कह रहा है कि नहीं k का मान 16 या 16 से कम होना चाहिए, तब हमारा मूल वास्तविक हो। तो ऐसा k का मान क्या हो जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अगर इसमें कह रहा है k का मान अगर आप जैसे 15 ले लें सपोज करिए, तो इसका मूल वास्तविक नहीं निकल के आएगा पहले वाले द्विघात समीकरण। ये कह रहा है कि 16 या 16 से ज्यादा, 16 रहेगा तभी बात बन जाएगा, या 16 से ज्यादा रहेगा, यानी k का मान 17 हो, 18 हो, 19 हो, 20 हो, इस समीकरण का मूल वास्तविक निकले। ये कह रहा है कि नहीं भाई, नहीं, हम k का मान या 16 रहे या 16 से कम रहे, 15 रहे, 14 रहे, 13 रहे, तो ऐसा दोनों ऐसी बात बताइए जो इसका भी बात सेटिस्फाई हो जाए और इसकी भी बात सेटिस्फाई हो जाए, तो वो होगा k का मान सिर्फ और सिर्फ 16। और k का मान जब 16 होगा तो इसलिए हमारा जो है, इसलिए हमारा k का मान 16 होने पर क्या हो जाएगा, मूल हमारा क्या हो जाएगा, इसके वास्तविक हो जाएंगे, मूल वास्तविक होंगे। बस इससे दोनों समीकरण के होंगे, हमें दोनों बात ध्यान दे रखना है, क्योंकि ये कह रहा है कि अगर k का मान 16 या 16 से ज्यादा रहेगा, ये कह रहा है 16 से कम होना चाहिए, एक का चीज बैठ रहा है ना 16, बस ये आपका आंसर। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बेसिक चीजें रहती हैं उसी को आप ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आप मूलों को द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। द्विघात सूत्र आप सभी को पता है भैया, यहाँ पर अगर दुनिया का कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको सॉल्व करने की क्षमता रखता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान में 2a। ये वो फार्मूला है जो कितना भी कठिन से कठिन कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ठीक है, उसको सॉल्व कर देता है। ये बहुत आसान है। तो इसमें भैया a का मान 9 होगा, b का मान 7 और c का मान -2 है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि मूल हमारे वास्तविक है। इसमें कह रहा है निर्धारित कीजिए कि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। वास्तविक होने का मतलब है आपको d निकालना है, d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप निकालेंगे, अगर वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आएगा तो मूल वास्तविक होंगे। और निश्चित रूप से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कह रहा है यदि ऐसा है यानी मूल वास्तविक हैं तो मूलों को द्विघात सूत्र से ज्ञात करिए। ये चीज ये बताता है कि मूल कैसे होंगे। अरे भैया मूल वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे कि होंगे ही नहीं, ये विविधकर का काम है। और अगर है वास्तविक तो निकालने का काम हमारा क्या है, ये बस।
क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, 2 संख्याओं का ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, खूब कई बार कराएं बेटा, कई बार कराएं हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन, ये टॉप 20 क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी, मैं बहुत बार करा चुका हूं, ठीक। ये क्वेश्चन भी माध्य ज्ञात करना है, बहुत आसान है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीन चीजें, माध्य है, माध्यिका है, बहुलक है, हर बार पूछा जाता है, ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि ना पूछा जाए। अब बताइए कैसे किया जाए। माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य का फार्मूला, अगर कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो माध्य का जो प्रत्यक्ष विधि है, क्योंकि इसमें बोला ही नहीं है कि आपको कैसे निकालना है माध्य, यानी यहाँ पर अगर x बार देखा जाए तो अगर आपको याद होगा बेटा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान में यहाँ पर सिग्मा एफ आई, यानी बारंबारताओं का योग। ये बारंबारताओं को योग कर देंगे, ये हमारा सिग्मा एफ आई हो जाएगा। याद करिए, अगर आपको बहुलक पूछा जाए यानी मोड, यानी m0, तो l प्लस जो है फार्मूला याद करिए बेटा, यहाँ पर f1 माइनस f0 अपान में यहाँ पर 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। इसी प्रश्न में अगर बहुलक पूछे तो ये फार्मूला। अगर आपको मीडियन पूछे यानी मीडियन यानी माध्यिका, l प्लस जो हो जाता है n/2 माइनस सी एफ अपान में f इंटू एच। कुछ याद आ रहा फार्मूला, f इंटू एच, ये भी फार्मूला है। तो ये अगर आपको एक ही सवाल से माध्य भी पूछा जा सकता है, माध्यिका भी पूछा जा सकता है, बहुलक भी पूछा जा सकता है, हमने फार्मूला रख दिया। आप प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सारे क्वेश्चन बेटा मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, इसमें क्या कह रहा है, माध्य निकालिए, बहुत आसान है। 65 से 68, 68 से 71, डेटा हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, सतत अंतराल में है, माध्य निकालना है भैया। माध्य, माध्यिका, बहुलक, माध्य निकालना है, वही है। तो ये आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा सवाल है, इसको इस तरह से आप सांख्यिकी वाला टेप देखिए, लेक्चर सिग्मा एक्स आई ये हो जाता है अपान में यहाँ पर सिग्मा एफ आई, बारंबारताओं का, एफ आर फ्रीक्वेंसी वाला, याद आ रहा है कुछ, देखेंगे। थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन मैंने कराए हुए बेटा, सारे क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं, सब क्वेश्चन जाके देखिए। ये क्या है, 0 से 100, इसका क्या निकालना है, 100, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है। ऐप पे जाके देखिए, हर प्रकार के क्वेश्चन को, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। आपके 3 चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, द्विघात समीकरण, माध्य, माध्यिका, बहुलक यानी सांख्यिकी से, और पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अभी हम ऐप में अपडेट करवाते हैं, क्वेश्चन आप कहीं पे भी खोजेंगे मिल जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन बैंक रहेगा मिल जाएगा, मैंने कराया हुआ है। मेरा मोटिव ये था कि इन 4 चैप्टर से आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं और इसको तुरंत मैं अपडेट करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अभ्यास करेंगे, बैठ के रिलैक्स होके, चैप्टर वाइज फार्मूले आपके पास जरूर होंगे, नहीं हो तो ऐप में आप अब जुड़े हैं तो मिल जाएगा। और मैं यही कहूंगा कि आप चैप्टर वाइज जो है चीजों को रिवीजन करते रहें। जैसे आज क्या किए, 2 चैप्टर, 2 चैप्टर रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण, अगले दिन क्या करिए, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति कर लीजिए, छोटा छोटा। आप एक दिन में पूरा किताब का पढ़ने का टारगेट ना बनाए, समय है अभी, ऐसा नहीं कि एकदम प्रलय ही आने वाला है, ठीक। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आप हिंदी को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि अगर आपका पहला पेपर अच्छा होता है तो एक कॉन्फिडेंस बनता है, चीजें उसमें रटने वाली भी जो है उसको रटिए, जो समझने वाली चीजें उसको समझिए, कुछ अपना भी जो है कॉमन सेंस हिंदी में लगाना पड़ता है। जैसे निबंध वगैरह लिखने का जो अभ्यास है, सर लंबी क्लास लिए थे कल, उसमें आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और स्टडी भी आप लोगों की बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चल रही है सबकी स्टडी तैयारी, क्योंकि अब तो जो युद्ध का दिन है वो एकदम बहुत ही करीब चला आ रहा है। तो आप लोग एकदम युद्ध करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अब है बारी लड़ाई की, है ना, बहुत बड़ी लड़ाई है आप लोगों के लिए। चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज एसएसटी के मॉडल पेपर। आज हम लोग फिर से एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। जितना मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करोगे उतना ही आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर होंगे। क्वेश्चन भी आप लोग देखोगे कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन को जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो कुछ तो आप लोग पूरा जब क्लास अटेंड करोगे तो
ज्यादा सुनोगे लेकिन उसमें से थोड़ा तो समझ में आएगा, जैसे थोड़ा अपने आपके माइंड में जो है वो याद रहेगा। ठीक है, तो मान लीजिए पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप लोग उसको अपने से भी, अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो, क्योंकि एसएसटी थोड़ा टफ है। टफ नहीं है सारे, मानो तो ड्राइंग भी बहुत टफ है। जिसको बनाने आता है उसके लिए कुछ नहीं है, और जिसको नहीं आता है उसके लिए बहुत टफ है ना। तो कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं है, बस डिपेंड करता है हम उसको कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। यहाँ पर है बेटा, पहले है इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि 15 मिनट क्या दिया जाता है, पेपर को रीड करने के लिए दिया जाता है कि आप लोग जो है पेपर वो पूरा प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से रीड कर लो, देख लो कि कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया है, मॉडल पेपर क्यों सॉल्व करवाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हर सब्जेक्ट में कितना क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन अब एमसीक्यू के बाद 2 सेक्शन में खंड क्या होता है, खंड और ब 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो आप लोगों को पहले से ही पता रहे कि खंड अ में क्या होगा, 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, ताकि पेपर मिले तो आप लोग एकदम कंफ्यूज ना हो। जैसे यहाँ पे मॉडल पेपर सॉल्व करते हो सेम टू सेम वैसा ही पेपर आप लोग को मिलता है ना। और खंड ब में क्या आ जाता है, वर्णात्मक आ जाता है। वर्णात्मक में क्या होता है, लघु, दीर्घ, और साथ साथ मैप भी दिया होता है। मैप अभी जब मैप का आएगा तो मैं बताऊंगी। ठीक है, और हर जो एमसीक्यू होता है वह 1 नंबर का होता है, मीन्स 20 एमसीक्यू 20 नंबर का। ठीक है, और ओएमआर शीट वाला तो पता है आप लोगों को कि ओएमआर शीट पे जो फिल करना है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फिल करना है, अदरवाइज नंबर कट जाता है। अब पहला क्वेश्चन है आज का। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? जिस देश में हुआ वह है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है, वह कौन सा देश है? जर्मनी, इटली, फ्रांस और इंग्लैंड। कौन सा देश है जहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ था या प्रारंभ हुआ था? कौन सा बेटा, फटाफट आंसर दीजिए। ये है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? वर्ष 1915 में, 1916 में, 1918 में या 1920 में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, वर्ष 1915 में। नेक्स्ट है, दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिणी अमेरिका के एल डोराडो किसके लिए प्रसिद्ध है? सोने के लिए प्रसिद्ध है, हीरो के लिए, कोयला खानों के लिए या तांबे की खान के लिए? किसके लिए एल डोराडो फेमस है? फटाफट आंसर दीजिए सारे बच्चे। ये हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। संसाधनों का विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? उसकी संभाव्यता पर, ठीक है, संभाव्यता पर, उनकी प्रौद्योगिकी पर, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी दोनों। ठीक है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंध, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन या बीज बचाओ आंदोलन? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? कॉफी, तंबाकू, चाय और उर्वरक। इसका राइट आंसर भाई बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। भारत में आजीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? सेवाएं हैं, उद्योग है, कृषि है या व्यापार है? आजीविका का प्रमुख साधन क्या है भारत में? किससे आजीविका का कौन सा साधन है? सेवाएं, उद्योग, व्यापार या
कृषि। इसका आंसर तो सभी को आता होगा क्योंकि ये बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन जो है, इसका आंसर जो है वो सारे बच्चे देने चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बेटा बी। निम्न में से धात्विक खनिज कौन सा है? तांबा है, अभ्रक है, हीरा है या चूना पत्थर है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा भाई? धात्विक खनिज पूछा है, तांबा, ठीक है। आगे चलते, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? जॉन राइट, एंड्रू कार्नेगी, जेम्स वॉट या रिचर्ड आर्कराइट? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी थी? ये रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा भाग है? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा राज्य है? उत्तरी यूरोप, पूर्वी यूरोप, पश्चिमी यूरोप या दक्षिणी यूरोप? राइट आंसर बताइए इसका सभी बच्चे। राइट आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 10 का बी हो जाएगा। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? प्राचीन लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र, मध्यकालीन लोकतंत्र या स्थानीय लोकतंत्र? क्वेश्चन नंबर 11 का कौन सा हो जाएगा? सारे बच्चे फटाफट रिप्लाई दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा बी। बेल्जियम कहाँ स्थित है? अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ है बेल्जियम स्थित? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या हो जाएगा? बेल्जियम कहाँ स्थित है? फटाफट बताते रहिए आप लोग, ताकि आप लोगों का एक क्विक रिवीजन भी हो जाए, मॉडल पेपर भी सॉल्व हो जाए। तो ये बेटा हो जाएगा यूरोप में। जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? सांस्कृतिक, समावेशी, सामाजिक या आर्थिक? कहां पर दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? कहां पर? सामाजिक, है ना। यहाँ पर समाज में हम रहते हैं तो उसी जगह ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? सामाजिक व्यवस्था पर, राजनीतिक व्यवस्था पर, जाति व्यवस्था पर या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 14। भारत का सामाजिक ढांचा, ये पूछ रहा है भारत का सामाजिक ढांचा जो बनाया गया है, ठीक है, एक जो बेस बनाया गया, ठीक है, वो बेस किस पर आधारित है? तो ये है बेटा सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। किसके? प्रजातंत्र, शासन दल, अधिकारी गण या नागरिक? क्वेश्चन नंबर 15। किसके आवश्यकताओं के अनुरूप, अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? सबका प्रेरक सिद्धांत है, ठीक है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका कोई ना कोई क्या है? उनका कोई ना कोई सिद्धांत है, प्रेरक सिद्धांत, और वो लोग उसी प्रेरक सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह जो भारतीय जनता पार्टी है उसका प्रेरक सिद्धांत क्या है? बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, आधुनिकता या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा भाई? ये आधुनिकता, ठीक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय है, औसत आय, उच्च विकास या राष्ट्रीय विकास? विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? आय है, औसत आय, राष्ट्रीय विकास या उच्च विकास? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए भाई। आय
क्योंकि जब आय सही रहेगा, ठीक है, किसी का भी जब आय सही होगा तो उसका ग्रोथ होगा, है ना। आय से ही उसका डेवलपमेंट होता है, उसका विकास होता है, उसकी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो आय क्या है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो आय है वो बहुत ही मस्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसमें विनिर्माण है, बैंकिंग है, सूचना है, खनन है। इसमें कौन सा ऐसा है जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या है? तो ये हो जाएगा खनन, ठीक है। खनन जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य निम्न में से क्या है? व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, लाभ कमाना, रोजगार देना या उत्पादों की गुणवत्ता। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना। उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है, रोजगार देना। तो ये सारी चीजें सेकेंडरी है, ठीक है, लेकिन उनका जो मेन फोकस होता है, जो उनका एक मेन एम होता है वो यही होता है, लाभ कमाना। कि हम कहीं भी अगर कंपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं, कहीं भी फैक्ट्री बना रहे हैं, तो उसका एक मेन मोटो यही होता है कि उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके, ज्यादा से ज्यादा वो लाभ कमा सके। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? 1982, 1985, 1984 या 1986? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा डी। तो बच्चा यहाँ तक हम लोगों ने एमसीक्यू के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा, क्योंकि इससे पहले भी जब एमसीक्यू का महामैराथन क्लास हुआ था ये सारे क्वेश्चन मैं वहां पे कराई हुई हूँ, और अभी भी जो क्लास हुआ था उसमें भी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे मिल जाएंगे। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा खंड अ वहां पर खत्म हो गया। अब हम आ जाते हैं खंड बी की तरफ। खंड बी में आपके लघु मिलेंगे, जो कि यहाँ पे सॉल्यूशन है, विथ सॉल्यूशन है। आप लोग को भटकना नहीं है इधर उधर, क्वेश्चन के साथ लघु उत्तरी का आपको आंसर भी मिला हुआ। पहला क्या है कि उदारवादियों की 1848 ईस्वी की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है, ठीक है। और हाँ ठीक है बेटा, उदारवादियों के 1848 ईस्वी की क्रांति का अर्थ राजतंत्र का अंत और गणतंत्र की स्थापना करना था। उन लोगों का क्या था कि राजतंत्र का अंत कर दें और गणतंत्र की स्थापना करें, ठीक है। इसलिए ये इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था। यही कारण था कि यहाँ राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन हुए जो निम्नलिखित है। क्या क्या है, क्या क्या परिवर्तन हुआ बेटा? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। उनका क्या एक उद्देश्य था कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए और प्रजातंत्र को लाया जाए, मतलब गणतंत्र की स्थापना की जाए, ठीक है। सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन कुलीन वर्गों की अपेक्षा मध्यम वर्ग, इसमें क्या हुआ कि जितना भी योगदान है वो मध्यम वर्ग का ही था। आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए, उसी तरह राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत परिवर्तन हुए। फिर हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 21 में, या तो ये करो या तो फिर ये करो। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों और कारीगरों से क्यों काम करवाने लगे? 17वीं शताब्दी में तो वो क्यों काम करवाने लगे थे? वे किसानों और कारीगरों को पैसा देते थे और उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन कराते थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में क्या था, उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीजों की मांग क्या हो गई, बढ़ने लगी। जब चीजों की मांग बढ़ने लगी तो जो एक बीच का मीडिएटर रहता है, ठीक है, उसने क्या किया कि यूरोपीय शहरों के मतलब वहां पर गांव की तरफ अपने रुख को मोड़ लिया, क्योंकि जब फैक्ट्री में, कारखाने में वस्तुओं की डिमांड बढ़ने लगी तो उसको करने के लिए लोग तो चाहिए, उसको करने के लिए श्रमिक तो चाहिए। तो श्रमिक बेटा कहाँ मिलते थे उनको? श्रमिक जो है वो गांव में ज्यादा मिलते थे, क्योंकि गांव में क्या होता था कि जो बेरोजगार रहते थे, गांव में बेरोजगार ज्यादा पड़े रहते थे, ठीक है। और जो बीच का मीडिएटर रहता था वो उसके बदले उसको क्या मिलता था? मीडिएटर को क्या मिलेगा? उसको कमीशन भी मिलता था। इस मांग को पूरा करने के लिए कोई शहरों में रहते हुए उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता था। यही कारण था कि व्यापारी गांव की ओर
बढ़ने लगे। मतलब शहरों में उनका क्या है, शहरों में जो प्रोडक्शन होता था फैक्ट्री में काम करने के लिए लोग, तो वो भी कम पड़ गए। इसलिए उन्होंने शहरों को तो रखा ही अपने एक मेन मकसद पे, लेकिन वो लोग अपना जो रुख है वो गांव की तरफ भी मोड़ दिए ताकि उनको और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, समझ में आया? चलिए फटाफट जिसको समझ में आ रहा है भाई थंब दे के आप लोग बताते भी रहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। सामाजिक विभाजन कब होता है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है या कहीं विभाजन क्यों होता है? घर में अगर मान लीजिए दो भाई भाई हैं आपस में, तो अगर अच्छे से रह रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर उन्हीं भाइयों के बीच में फूट पड़ जाता है और बंटवारा हो जाता है। और वो क्यों होता है? ये अच्छा खासा इसका एग्जाम्पल है कि घर में बंटवारा, भाइयों के बीच में बंटवारा क्यों होता है। तो वैसे ही कोई रीजन ऐसा हो जाता होगा, कोई ऐसा रीजन होता होगा जिससे कि बंटवारा होता है, वैसे ही सामाजिक बंटवारा होता है। इसके प्रमुख कारण क्या? अमेरिका में श्वेत और अश्वेत का अंतर सामाजिक विविधता का कारण बना, क्योंकि अश्वेत लोग सामान्यतः गरीब, बेघर तथा भेदभावपूर्ण स्थितियों के शिकार होते थे जो अश्वेत होते थे। भारत में भी दलित सामान्यतः गरीब और भूमिहीन है। भारत में भी यही है ना कि गरीबों को लोग बहुत ही निम्न तरीके से देखते हैं, बहुत ही तुच्छ तरीके से देखते हैं। यहाँ पर जाति पाति का, कहीं पर भी जाति पाति का हमारे समाज में जो भेदभाव है, ऊंच नीच की भावना है, उससे भी क्या होता है कि उससे भी सामाजिक विभाजन को वो भी प्रोत्साहन देता है। भारत में यदि एक समान सामाजिक असमानता समाज के कई समूहों में उपस्थित है तो समाज के एक समूह के लोगों के लिए दूसरा समूह क्या हो जाता है, वो भी एक विभाजन का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 में या तो आप लोग ये करो या तो ये करो। ठीक है, अब है महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई। महामंदी का पूछ रहा है कि महामंदी विश्व में क्यों आई। ठीक है, इसका देखिए महामंदी के दो कारक हैं, पहला कारक और दूसरा कारक। पहला कारक क्या है कि कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या को बने रहना था, इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। ठीक है, मूल्य क्या हो गया उनका मूल्य, क्योंकि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन जो है जैसे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया और उसमें क्या हुआ कि जैसे मैं कह दूं कि ये जो जितना बड़ा ये रूम है उतने पूरे रूम में पूरा कम से कम 50 बोरी अगर गेहूं पड़ा हुआ है, ठीक है, गेहूं पड़ा हुआ है और उसका रेट कम हो जाए, रेट बिल्कुल गिर जाए, 2 रुपए किलो अगर गेहूं मिलने लगे, मिलेगा नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। ठीक है, आप लोग इसको सही में मत ले लीजिएगा कि 2 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 2 रुपए किलो अगर गेहूं मिल रहा है और ढेर सारा गेहूं भरा हुआ है, तो आप बताइए कि लोग खरीद लेंगे और खरीदने के बाद भी हर जगह बचा रहेगा तो वो क्या होगा, उसका मूल्य जब गिर जाएगा तो वो भी बहुत बड़ा उसका कारण बन जाएगा कि वो रखे रखे क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, है ना। किसानों ने अपनी संपूर्ण आय को, किसान क्या है, कोई भी किसान है अगर वो खेती करता है तो किस लिए करता है, इसीलिए करता है ना कि अगर वो पैसा भी रहता है, लोन भी उठाता है या किसी से कर्ज लेकर भी वो खेती में लगा देता है, कि मतलब जब खेती होगी फिर हमें उससे इनकम होगा तो या तो मैं लोन भर दूंगा या तो जिसका पैसा लिया हूं वो, मतलब वो प्रॉफिट के उद्देश्य से अपना पैसा उसमें लगा देता है। दूसरा कारक ये है कि 1920 के दशक में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपने निवेश संबंधित आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना क्या कर दिया था, बंद कर दिया था। पहले तो ये स्थिति थी कि अमेरिका को लोग लोन देते थे, ठीक है, अमेरिका लोगों से पैसा लिया, फिर धीरे धीरे अमेरिका क्या है अपना डेवलपमेंट किया, अपना विकास वो खुद से किया, ठीक है, और वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया, इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गया कि और देश उससे लोन लेने लगे, कर्ज लेने लगे, और एक समय ऐसा आया कि अमेरिका ने सबको कर्ज देना बंद कर दिया। अब उस समय सोचिए अगर हम जहां से कर्ज बार बार ले रहे हैं और फिर वो कर्ज देना ही बंद कर दे तो सोचिए कि क्या स्थिति हो जाएगी, ठीक है, तो वो भी स्थिति बहुत भयानक
हो गई थी। कितने बैंक जो है वो धराशायी हो गए, मुद्रा का पतन हो गया जैसे स्टर्लिंग। अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं संसाधन नियोजन की प्रक्रिया को स्पष्ट करिए। संसाधन नियोजन क्या है? संसाधन देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना चाहिए। ठीक है, पहले हम ये देखें कि देश में कितने संसाधन हैं। ठीक है, संसाधन कितने देश में संसाधनों की आवश्यकता है या उनकी पहचान है। जैसे हम लोग अगर हमारे घर पे कोई फंक्शन है, प्रोग्राम है, तो हम क्या करते हैं, पहले एक उसका लिस्ट बनाते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे क्या करना चाहिए कि एक तालिका बनाना चाहिए, एक लिस्ट बनाना चाहिए कि इस क्षेत्र में इतना संसाधन है, इस क्षेत्र में ये है, इस क्षेत्र में ये है। ऐसे क्या चलेगा कि हर क्षेत्र का पता चलेगा कि हर क्षेत्र में क्या चीजें ज्यादा है और क्या चीजें कम है। उपयुक्त कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके संसाधन विकास के लिए योजना तैयार करना। ठीक है, संसाधन संबंधित विकास योजना और राष्ट्रीय विकास योजना में समन्वय स्थापित करना, मतलब कि दोनों में क्या करना चाहिए, दोनों में तालमेल बैठाकर चलना चाहिए। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया गया, पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाओं से भी बहुत बड़ा लाभ मिला। वर्तमान में यह काम नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है। अथवा नागार्जुन सागर परियोजना के कोई 4 लाभ बताइए। कौन सी परियोजना है भाई? नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के नलगोंडा जिले में कृष्णा नदी पर निर्मित की गई है। कहां पर? ये भी आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है, अब इसके लाभ क्या है? आंध्र प्रदेश की 8.67 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि पर क्या होता है, ये सिंचाई होता है। यहाँ से क्या किया जाता है, जलाशयों में मत्स्य पालन किया जाता है, नौका विहार किया जाता है और उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इसलिए ये विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, और यह पर्यटन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी बन जाता है। बहुसंख्यवाद से आप क्या समझते हैं? श्रीलंका में इसकी क्या महत्ता है, परिभाषित कीजिए। बहुसंख्यवाद से तात्पर्य यदि कि कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने तरीके से देश पर शासन कर सकता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल अच्छा है कि श्रीलंका में है। श्रीलंका में क्या था, सिंघली लोग ज्यादा थे, है ना, सिंघली लोग ज्यादा थे और वहां पर हमेशा क्या होता था कि लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि वहां पर सिंघली लोग ज्यादा थे, उन लोगों का बहुत ज्यादा बोलबाला था। वो लोग वहां प्रॉपर के वहां क्या रहते थे, निवासी थे वहां पे, और इसके लिए वो अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं या इच्छाओं की अवहेलना भी। अगर मान लीजिए 10 लोग इस एरिया पे 10 लोग रहने वाले हैं, ठीक है, ये मान लीजिए ये जमीन है और ये यहाँ पर 10 लोग रहने वाले हैं इसी जगह के, ये इसी क्षेत्र के ही रहने वाले, मतलब इसी जगह के ये निवासी है, और इसमें से 2 लोग जो है वो बाहर के आके बस जाते हैं। ठीक है, ये बाहर से आके बस जाते हैं और ये कहते हैं कि ये जो जमीन है इस पे पूरा मेरा अधिकार है, यहाँ पे मेरी भाषा का प्रयोग किया जाएगा या मैं जो बोलूंगा उसका प्रयोग किया जाएगा। तो ये बताइए 10 ज्यादा है या 2 ज्यादा है? 10 तो 2 पे भारी पड़ जाएंगे ना। तो जब ये पूरा इसी जगह का ये निवासी है तो ये तो इसके ऊपर अटैक कर देगा ना, तो क्या होगा, इसी का बोलबाला ज्यादा होगा। तो वैसे ही बेटा श्रीलंका में क्या था कि सिंघली लोग ज्यादा थे, सिंघली का ही बोलबाला होता था, उन्हीं के मतलब देखते हुए सारे नियम कानून बनाए जाते थे। ठीक है, सरकार पर वही है सारा, इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सरकारी नौकरियों में भी सिंघलियों को ही प्राथमिकता देने का प्रावधान था। तमिल भाषा की वो लोग क्या करते थे, तमिल भाषा की उपेक्षा करते थे, क्योंकि बेटा जो तमिल थे वो बाहर से आके केरल और कर्नाटक से आके यहाँ पर बस गए थे तमिल जो थे, और तमिल और सिंघली में जो है हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। कहीं भी अगर नौकरी भी रहती थी प्राइवेट या गवर्नमेंट जो भी होता था तो उसमें सिंघली को ज्यादा मतलब छूट दिया जाता था। ठीक है, नए संविधान में यह घोषणा की गई कि सरकार केवल बौद्ध धर्म को संरक्षण और बढ़ावा देगी, बौद्ध धर्म को। इन सरकारी निर्णयों ने श्रीलंकाई तमिलों में रोष और शासन को लेकर उसमें अलगाव की भावना को बढ़ाया। मतलब
अब राष्ट्र ने क्या किया, राष्ट्र ने धर्म को ही घोषित कर दिया कि यहाँ पे जितने लोग रहेंगे वो किसको मानेंगे, बौद्ध धर्म को मानेंगे। अब भाई जो बौद्ध धर्म को मानने वाला रहेगा वो तो रहेगा, जो नहीं रहेगा वो निकल जाएगा। अब जैसे भारत है, ठीक है, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं है। अगर भारत में अपना कोई एक राष्ट्रीय धर्म कह दिया जाए कि ये यहाँ का राष्ट्रीय धर्म है, जो इसको अपनाएगा बस वही रहेगा, तो न जाने कितने लोग यहाँ भारत से चले जाएंगे। इसलिए भारत का कोई भी अपना राष्ट्रीय धर्म नहीं है। आप लोगों ने देखा है कभी भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म है? अथवा खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच अंतर बताना है। खुली बेरोजगारी यह एक परिस्थिति है जिसमें किसी देश में श्रम शक्ति तो अधिक होती है किंतु औद्योगिक ढांचा क्या होता है, छोटा होता है। मतलब श्रमिक आपको ज्यादा मिलेंगे लेकिन उद्योग धंधे क्या होते हैं, वो छोटे मिलते हैं। वह सारी श्रम शक्ति को समान अवसर प्रदान नहीं कर पाता, अर्थात श्रमिक काम करना चाहता है किंतु उसे रोजगार नहीं मिलता है। यह बेरोजगारी भारत के अधिकतर औद्योगिक क्षेत्रों में पाई जाती है। कि औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, वो छोटा होता है, ठीक है, वो सीमित मात्रा में होता है, लेकिन जो श्रमिक होते हैं वो ज्यादा मात्रा में होते हैं। वैसे ही प्रच्छन्न बेरोजगारी वह परिस्थिति जिसमें व्यक्ति काम में लगे हुए दिखाई देते किंतु वास्तव में वो बेरोजगार होते हैं। जैसे भूमि के छोटे टुकड़े पे 6 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, किंतु उत्पादन उतना ही हो रहा है जितना 3 लोगों के काम करने से होता है। मतलब कि मैं ये बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक की एरिया की आज खुदाई करनी है, ठीक है बच्चा, मैं बोलूं कि सिर्फ इतने ही एरिया की आज खुदाई करनी है और इतने ही एरिया में 1 2 3 4 5 6 मजदूर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जबकि इतने ही एरिया की खुदाई 2 या 3 श्रमिकों से हो जाती है। यहाँ पे क्या है कि श्रमिक जो होते हैं काम करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी मतलब इतने एरिया में बहुत ज्यादा श्रमिक को काम करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी दिखाने के लिए इतने एरिया में 6 मजदूर काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि श्रमिक ज्यादा होते हैं लेकिन काम कम होता है। इसमें क्या होता है, रोजगार कम होता है और इसमें क्या होता है, इसका औद्योगिक ढांचा जो है वो छोटा होता है और श्रमिक क्या होते हैं, श्रमिक अधिक होते हैं, ठीक है। ऐसे में 3 अतिरिक्त लोग जो काम में लगे हुए हैं वह क्या है, वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। मतलब हमें यहाँ पर काम करवाने के लिए सिर्फ 3 लोगों की जरूरत है। ये 3 लोगों को तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, सिर्फ दिखाने के लिए एक्स्ट्रा लगा दिया। यही क्या हो गया, यही हो गया प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है, क्योंकि उनके काम करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनके काम करने से उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं बोलूं ये 9 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक 3 मजदूर मिलके इतने दूर की खुदाई आराम से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं 3 जो श्रमिक है और एक्स्ट्रा लगा दी, ठीक है। टाइम भी वही है, टाइम भी वही है, एरिया भी उतना ही है, लेकिन मैंने 3 मजदूरों को जो वहां पे लगा दिया एक्स्ट्रा काम करने के लिए, वही हो गई प्रच्छन्न बेरोजगारी। समझ में आया बेटा? चलिए अब यहां से आ जाता है आपका वर्णनात्मक, ठीक है, यहां से आ जाता है आपका वर्णनात्मक। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों की समीक्षा करिए अथवा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण को बताइए। तो यहाँ पर है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण 150 शब्दों में लिखना है। पहला है मध्यम वर्ग का उदय। जब यहाँ पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ तो क्या हुआ कि मध्यम वर्ग का उदय हुआ, रूढ़िवादी, ठीक है, रूढ़िवादिता का हुआ, क्रांतिकारियों का उदय हुआ। तो ऐसे आप लोग इसको हेडिंग डाल के लिख सकते हो। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के वर्गीकरण, स्वामित्व के आधार पर होता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन होता है, फिर होता है सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है, ये सबको पता होगा कि जैसे ये पेन है, इस पेन पर सिर्फ मेरा अधिकार है, ठीक है। ऐसी कोई चीज या ऐसी वस्तु जिस पर किसी एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है उसे बोलते हैं व्यक्तिगत संसाधन। जैसे ये पेन है, ये मोबाइल है, इस पर क्या है, इस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, ठीक है। अब जैसे आप लोगों की मोबाइल है, आप लोगों का बैग है, आप लोगों की कॉपी किताब है, तो वो उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, उस पर किसी सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का अधिकार नहीं है, तो वो व्यक्तिगत संसाधन हो गया। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन वो होता है जो सबका होता है, जैसे पार्क है, ठीक है, पार्क है,
और आप ले लीजिए तालाब है, नदी है, गंगा जी है, ये सब क्या है, इस पर सबका अधिकार है। ये थोड़ी कि गंगा जी में नहाने जाओगे तो कोई कहेगा नहीं नहीं वहां मत जाना, वो मेरा है, ठीक है। या रोड पे चल रहे हो तो कोई कहेगा रोड पार्क में मत जाओ, वो पार्क मेरा है। तो जिस पर सबका अधिकार होता है वो सामुदायिक होता है, राष्ट्रीय जिस पर राष्ट्र का अधिकार होता है वो राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय जिस पर राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिसकी रूपरेखा तैयार की जाती है उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण है, ठीक है। केंद्र राज्य के संबंध को समझाते हुए भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है? तो यहाँ पर केंद्र और राज्य को समझाते हुए ये बताना है कि कौन सा ऐसा है देश जिसका अपना संविधान है, अथवा भारतीय अर्थव्यवस्था में अधिक रोजगार विकसित करने के माध्यमों को स्पष्ट कीजिए कि हम अधिक रोजगार को विकसित करने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम माध्यम को अपना सकते हैं। तो जैसे है अधिक रोजगार बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नई नई तकनीकों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और कृषि संबंधित सुधार कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, लघु उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं, बैंकों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें कर सकते हैं ना, बैंकों का निर्माण कर सकते हैं, लघु उद्योगों का निर्माण कर सकते हैं, नई नई तकनीकों का क्या कर सकते हैं, नई नई तकनीकों का आविष्कार कर सकते हैं, कृषि संबंधित सुधार कर सकते हैं, या जो है ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण कर सकते हैं कि जैसे ग्रामीण लोगों का जहां विकास नहीं हो रहा है कुछ ऐसा कर दे कि उनका भी विकास होने लगे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को और अधिक रोजगार विकसित करने के लिए हम इन सभी उपायों का प्रयोग कर सकते हैं। कुटीर उद्योग का भी हम निर्माण कर सकते हैं ताकि जो गांव में जो बेरोजगार पड़े रहते हैं या घर में जो ऐसे ही पड़े रहते हैं वो उनका उपयोग कर सके। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसके कारण एवं प्रभावों को स्पष्ट करिए, या भारत में खनिज तेल के उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन करिए कि खनिज तेल का जो उत्पादन है वह कहाँ कहाँ होता है, उनके क्षेत्रों का यहाँ पर वर्णन करना है। 28 है क्वेश्चन नंबर, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीके का वर्णन कीजिए, अथवा बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरण द्वारा समझाइए। तो बेटा यहाँ पर है भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन। तो यहाँ पर है कि भारत में महिलाओं के लिए क्या होता है, भेदभाव किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब बच्चे जन्म लेते हैं, ठीक है, उसी समय से घर में भेदभाव का जो है माहौल शुरू हो जाता है कि ये लड़का है ये लड़की, मतलब बचपन से ही हमारे मन में ऐसी मेंटालिटी आ जाती है कि ये लड़का है ये लड़की है। फिर जैसे जैसे थोड़े बड़े होते जाते हैं, ये हो जाता है कि घर के जो काम है घर की औरतें करेंगी, घर के बाहर का काम कौन करेगा, जेंट्स करेंगे, ठीक है, पुरुष करेंगे, और घर में झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, बर्तन धुलना है, कपड़े धुलना है, ये सारे काम कौन करेगा, घर की महिलाएं करेंगी। लेकिन वही काम जो पुरुष है, वही पुरुष अगर काम होटलों में काम कौन करता है, आप लोग देखे होंगे, रेस्टोरेंट में जाते होंगे, वहां पे कौन काम करता है, वहां पे काम तो पुरुष ही करते हैं, खाना बनाने का काम भी करते हैं, झाड़ू लगाने का काम भी करते हैं, बर्तन धुलने का भी काम करते हैं। आप लोग देखते हो हर जगह चाय की दुकान बनी रहती है ना, चाय की दुकान पे चाय कौन बनाता है, औरतें बनाने जाती नहीं ना, वहां पे पुरुष ही चाय बनाते हैं। तो क्या होता है, ये घर के बाहर का काम पुरुष करेंगे लेकिन घर के अंदर का काम महिलाएं करेंगी। क्यों? क्योंकि घर के बाहर का काम जब पुरुष करते हैं तो उसके बदले में उनको क्या मिलता है, उसके बदले में उनको पेमेंट मिलता है। आप देखोगे कहीं भी, बैंक में ले लो, स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो, कोचिंग में ले लो, अदरवाइज कहीं भी अगर 8 घंटे एक स्त्री काम कर रही है और 8 घंटे ही पुरुष काम कर रहा है, दोनों का काम करने का आवर सेम है, दोनों का काम भी सेम है, लेकिन उस कंडीशन में सैलरी क्या होता है, महिलाओं को कम मिलता है और पुरुषों को ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये हमारे समाज का ये जो है ये बहुत ही मतलब ये बहुत सदियों से चला आ रहा है। ये जो भेदभाव है हमारे समाज से आज भी, तब भी था, आज भी है, वो कभी उसका अंत नहीं हो सकता है। एजुकेटेड लोग हो गए हैं उसके बाद भी अगर आज है कंडीशन ये कि अगर भाई बहन है, एक स्कूल में पढ़ते हैं,
किसी कारणवश से कुछ ऐसा घर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मम्मी पापा होते हैं वो लड़कों को तो पढ़ाएंगे, आगे उनकी पढ़ाई क्या करेंगे, जारी रखेंगे, लेकिन बीच में जो लड़कियां होती हैं उनकी पढ़ाई छुड़वाकर घर बैठा देते हैं। आज भी हमारे समाज में एजुकेटेड लोग हो गए हैं, फिर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब आप लोग इसमें से, मैं किसी को ऐसे पर्सनली नहीं बोली, बस ये टॉपिक है उस पर मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, और आप लोग इसको लिख भी सकते हो, ठीक है, आप लोग इसको लिख भी सकते हो एग्जाम में। ये इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो 2-3 एग्जाम्पल दे दीजिए ना, सबसे अच्छा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके इसका 3-4 एग्जाम्पल दे दीजिए, 1, 2, 3, 4 ऐसे डाल के, बहुत अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाइए कि जो बाजार है, ठीक है, बाजार में नियम और विनियम क्यों होते हैं। नियम इसीलिए होते हैं ना कि जैसे हम अगर स्कूल में जाते हैं तो वहां पे हम, मेरे लिए, हर किसी के लिए नियम होते हैं, इतने बजे स्कूल जाना है, इतने बजे स्कूल से छुट्टी होगी, इतने बजे लंच होगा, मतलब सारी चीजें जो है वो डिसाइडेड होता है ना। अगर आप लोग की इच्छा होगी कि आज ये बैल 40 मिनट्स चला है, काश ये आज बैल 35 मिनट चले, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि डिसाइडेड कितना है 40 मिनट्स, वो चाहे कुछ भी हो जाए 40 चलेगा तो चलेगा, ठीक है। वैसे ही बेटा जो बाजार होते हैं उसके बहुत से नियम होते हैं, बहुत से रूल्स होते हैं, बहुत से रेगुलेशन होते हैं जो बाजार में फॉलो किया जाता है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 से बेटा, मानचित्र कार्य। मानचित्र में 2 तरह के मानचित्र दिए होते हैं, एक होता है दृष्टिबाधितों का, तो उसको आप लोगों को नहीं करना है, शायद यहाँ पे मैं ऐड ही नहीं करवाई हूँ, ठीक है, आप लोग उसके लिए परेशान मत होना, यहाँ पर मैं ऐड ही नहीं करवाई हूँ, ठीक है। तो पहला है, यहाँ पर देखिए 1 नंबर मिलता है, ठीक है, आधा नंबर आपको मिलेगा इस आंसर को कॉपी में लिखने पर, और आधा नंबर आपको मिलेगा मैप में फिल करने के लिए। अगर आप इसको मैप में सही तरीके से फिल करते हो, ठीक है, अगर आप इसको मैप में एकदम करेक्ट लिखते भी, आंसर सही हो, मैप में फिल भी करते हो, तो 1 नंबर आपको यहाँ पे मिल गया। अगर आप इसमें से मैप में गलत भरते हो तो आधा नंबर कटेगा, आंसर गलत लिखते हो तो आधा नंबर कटेगा, ठीक है, इसको ध्यान देना। तो वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग पर प्रस्ताव पारित हुआ था, फटाफट रिप्लाई दीजिए भाई, फटाफट रिप्लाई देते रहिए, क्या हो जाएगा। वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित हुआ था लाहौर है, ठीक है। वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, वो कहाँ है भाई, चौरी चौरा। चौरी चौरा कहाँ है, गोरखपुर में, ठीक है। वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह स्थान कौन सा है जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह है कलकत्ता, ठीक है। फिर वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, कहां पर किया था भाई, सूती मिल सत्याग्रह कहां किया था, अहमदाबाद, ठीक है। वह स्थान जहां सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, ये तो सबको पता होना चाहिए, डांडी। तो आप लोग बेटा क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर क क्या है, लाहौर, ठीक है, लाहौर, ऐसे। ये जैसे मान लीजिए ये पेपर है, ठीक है, पेपर में का नंबर डाल के लिख लिए और यहाँ पे मैप हो जाएगा, मैप में यहाँ पे भर देना। ये मैप नहीं है, ठीक है, ड्राइंग मुझे बहुत अच्छी नहीं आती है, ये भी हो गया, ठीक है। पहले का क्या हो गया, लाहौर हो गया। दूसरा, वह स्थान जहां किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था, है ना। तो ख का आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, ख है चौरी चौरा, है ना, चौरी चौरा, ठीक है। ऐसे आप लोग कॉपी में आंसर डाल के लिख सकते हो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। वह स्थान जहां 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वह कहाँ है, कलकत्ता है, ठीक है, वह कलकत्ता है। यहाँ पर आप लोग ग आंसर डाल के लिख सकते हो, कलकत्ता, ठीक है। वह स्थान जहां सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था, वह हो जाएगा अहमदाबाद, ठीक है।
फिर हो जाएगा वह स्थान जहाँ सर्वप्रथम नमक बनाया गया था, तो अंग हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 दिया एग्जाम में, अंग दिया रहेगा, ठीक है। वहां पे डांडी क ख से दिया रहेगा, ठीक है बेटा। तो ये आंसर पहले आप लोग कॉपी में 1 2 3 4 5 करके लिख लेना, उसके बाद उसको मैप में फिल कर देना। आगे बढ़े। भारत के किसी एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम इस चिन्ह द्वारा बताना है, नाम भी बताना है और इस चिन्ह से मैप में भरना भी है। तो ये कौन सा है, परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम बताइए, जो भी आपको पता हो, कल पक्का है, ठीक है। आप लोग को जो भी याद आए। इस राज्य का एक गन्ना उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? गन्ना कहाँ होता है भाई? उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है। सलाल बांध चिन्ह द्वारा राज्य के नाम बताइए। सलाल बांध कहाँ है भाई? सलाल बांध कहाँ है? तो सलाल बांध जम्मू में है। अब जहां भी जम्मू को फिल करोगे वहां पे ऐसा चिन्ह लगा लेना, तो ये पता चल जाएगा कि ये सलाल बांध का है। अब बेटा एक चीज और मैं बता देती हूँ कि आप लोगों का जैसे ये मैप है, ठीक है, ये मैप है नहीं, ठीक है, ये मैप मान लीजिए ये मैप है, और आप लोग देखोगे कि मैप में ऐसे, ठीक है, मैप में ऐसे जगह दिया रहता है ना। मैप में ऐसे देखोगे आप लोग को तो 3 4 ब्लॉक ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये जो ब्लॉक बना रहता है, तो आप जैसे यहाँ पर है ना, तो ये साइन आप लोग वहां पे जरूर मेंशन कर देना बेटा, ठीक है, भूलना मत। ये साइन आप लोग जो भी साइन दिया रहेगा भूगोल में, इतिहास में नहीं दिया रहेगा, भूगोल में दिया रहेगा, ऐसे साइन मेंशन करके आप लोग ये लिख देना, परमाणु ऊर्जा केंद्र। मतलब इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये परमाणु ऊर्जा केंद्र का साइन है, ठीक है, ऊर्जा केंद्र, ठीक है बच्चा। फिर आ जाता है गन्ना उत्पादक क्षेत्र, तो आप यहां पर ऐसे साइन लगा के गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ठीक है बेटा। ये आप लोग मैप में जरूर मेंशन करना, भूलना मत, कोई भी नहीं भूलेगा। सलाल बांध, अब यहाँ पे सलाल बांध है, तो सलाल बांध का साइन क्या है? ऐसे, ठीक है, ताकि एग्जामिनर जब आप लोगों को मैप आप लोगों का चेक करे तो उसको ये समझ में आ जाए कि जो भी साइन है वो इस चीज का साइन है, और बच्चे ने ये मैप में इस साइन को मेंशन किया है। वो ये जो ब्लॉक दिया रहता है बेटा इसीलिए दिया रहता है कि जो भी साइन रहे वहां पे आप उसको मेंशन कर देना, ठीक है। दक्षिण भारत की एक नदी चिन्ह द्वारा बताइए, तो कावेरी है। राजस्थान का राजधानी, अब राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। तो ये जो ब्लॉक दिया रहेगा, ठीक है, इसमें क्या है? ऐसे ये भर दोगे राजस्थान की राजधानी, या तो सिर्फ राजधानी भी लिख सकते हो, ठीक है, सिर्फ राजधानी भी लिख सकते हो। ये चीज क्लियर है भाई? सबको क्लियर है? तो फटाफट थंब देके बताइए कि ये चीज सबको क्लियर हो गई है, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं न्यू बता दी हूँ, ठीक है, अभी तक शायद बताई होगी, आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे या मुझे याद नहीं आ रहा है, तो ये आप लोग जरूर याद करिएगा, ठीक है। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मॉडल पेपर सॉल्व करके कैसा लग रहा है सबको ये बताओ कि मॉडल पेपर सबको सॉल्व करके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? आप लोग के डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन भी मिल रहे होंगे, बहुत से ऐसे क्वेश्चन भी होंगे बेटा, मैं ये नहीं कह रही, बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे, एमसीक्यू में भी होंगे, ज्यादातर लॉन्ग में भी होंगे, है ना। तो ऐसे ही मॉडल पेपर है, ऐसे ही बस भगवान से प्रे करिए जितना मॉडल पेपर सॉल्व किए उसमें से कोई आप लोग के एग्जाम में मिल जाए, तब तो आप लोग का बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग खूब हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते रहिए।